तो मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे चलते चलते काम कर बढ़ता गया, थोड़ी टेंशन बढ़ती गई, और टेंशन के चक्कर में हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो मुझे भी ऐसी करीब 7-8 तरह की बीमारियां हो गई, जिनमें सबसे बड़ी हुई डायबिटीज़, शुगर। उसके बाद शुगर की वजह से थोड़ा सा बीपी भी बढ़ गया, तो डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू कर दी, फिर बीपी शुरू कर दिया। सर नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार जो बाद में आए। और एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ यदि कोई डॉक्टर बैठे हों, क्योंकि डॉक्टर शर्मा अभी तक आए नहीं हैं, मेरी उनसे बहुत देर बात हुई, मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ अगेंस्ट केमिकल के। हमको केमिकल नहीं खाना चाहिए, भले वो किसी तरह का भी केमिकल हो, टमाटो सॉस क्यों ना हो। तो मेरा विरोध टमाटो सॉस की कंपनी से नहीं है। वो यदि टमाटर वाला सॉस बनाने लगेंगे तो मैं उनको प्रमोट करने लगूंगा, लेकिन उनके फैक्ट्री में टमाटो का नाम ही नहीं है, सिर्फ उनके जो पाउच है उसके ऊपर टमाटो की फ़ोटो है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो रियली आपको अप्लाई करना चाहिए, फिर वो टमाटो सॉस की कंपनी का मालिक हो, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का एमआर हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई भी हो। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम कैसे बिना केमिकल के और हर्बल से अपने आप को ठीक रखें। समझ गया? तो मेरा उद्देश्य और मेरा यहाँ पे किसी डॉक्टरों के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, किसी का सर फट जाए, खून बह रहा हो, तो डॉक्टर के बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, किसी की हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर से ही सुधरवाना पड़ेगा। लेप लगा देने से हड्डी नहीं सुधर जाएगी जब तक कि वो फिट जगह पे नहीं बैठेगी। तो जो हॉस्पिटल होने चाहिए वो इमरजेंसी के लिए होने चाहिए। काय के लिए? इमरजेंसी के लिए। लेकिन जो हम डिजीज से फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, या वेरिकोवेंस हो गया, वेरिकोसील हो गया, या स्किन में इन्फेक्शन हो गया, या इस तरह के जो बहुत सारे रोग हैं, फैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। ये जो सारे डिजीज़ हैं, इनको हम वैसे ही ठीक कर लेना भैया। हमारे घर में कड़ी पत्ता है, हमारे घर में तुलसी है, हमारे पास आंवला है, हमारे पास लहसुन है, हमारे पास अदरक है, तो हम अदरक लहसुन से ही ठीक कर लें। हाँ, यदि अदरक लहसुन सारी घर की चीज़ें हार जाएं तो फिर आप चले जाओ कहाँ? हॉस्पिटल। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन पहला तो आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने यदि मान लीजिए कि एक्टिवा खरीदी और वो एक्टिवा आप चला रहे हैं, आपकी वाइफ ने बेसिकली खरीदी थी, आप घर पहुँचे जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ यदि आप बिहार से हैं या यूपी से हैं या कौन सी भी प्लेस से हैं, वहाँ पहुँचे तो आपको मालूम पड़ा कि वाइफ ने अभी नई एक्टिवा खरीदी है। तो आपने कहा ठीक है, तुम्हारी गाड़ी देना भाई, मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ। आप मार्केट में गए, मार्केट में घूम रहे थे, अचानक से आपने देखा तो एक्टिवा का ब्रेक वायर टूट गया। आपने वाइफ को फ़ोन लगाया कि सुनो, इसका ब्रेक वायर तो टूट गया, लेकिन थोड़ी आवाज़ भी कर रहा है इंजन, मुझे लगता है इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रा दिखा लेता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा अरे तो तुम ब्रेक वायर नहीं होगा तो आओगे कैसे? मैं सब मैनेज कर लेता हूँ, रुको। वो एक मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक का नाम था राजू। राजू भाई से बोले कि राजू भाई देखना ये क्या हुआ। और राजू भाई ने कहा भाई साहब, इसका ब्रेक वायर तो जरा में लग जाएगा, लेकिन इसमें जो आवाज़ आ रही है ना, उसके लिए हाफ इंजन डाउन करना पड़ेगा। हाफ इंजन डाउन समझते हैं? कोई लोग शायद मैकेनिकल की भाषा में जानते हो गाड़ी की, तो गाड़ी में क्या होता है, एक पूरा इंजन होता है और जो लेफ्ट साइड वाला होता है जिधर से अपन चलाते हैं गाड़ी, उसको हाफ इंजन बोलते हैं। और हाफ इंजन में ऑयल नहीं भरा होता, तो उसमें आराम से वो खुल जाता है। उसमें व्हील और चेन आपको दिखती है, यदि चेन वाली गाड़ी है, और पट्टे वाली गाड़ी में पट्टा दिखता है। तो उसमें कुछ नहीं, 2 घंटे का खर्चा आएगा, 2 घंटे का टाइम है, खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, मैं आपको कर दूँ क्या भाई? उसने कहा, आपने कहा रुको 1 मिनट में वाइफ से पूछ लेता हूँ। सुनो, ये बता रहे हैं हाफ इंजन डाउन होगा, मतलब अंदर से खुलेगा, फिर कुछ क्लच प्लेट्स वगैरह में खराबी होती है तो वो चेंज करेंगे। वाइफ ने कहा नहीं, सुनो, अपन ने अभी गाड़ी ली हुई 2 महीना हुआ है, अभी ये गाड़ी वारंटी में, तो आप वहाँ मत दिखवाइए। अब आप मुझे बताइए, क्या राजू से ठीक करा लेना चाहिए या कंपनी ले आनी चाहिए? कंपनी ले आना चाहिए। राजू ज़्यादा ठीक करेगा अच्छा, कि कंपनी ज़्यादा ठीक करेगी? क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी ने उस गाड़ी को बनाया है, तो ऑब्वियसली है कि ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट कौन करेगा? कंपनी करेगी। राजू नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, क्योंकि राजू क्या करेगा? जुगाड़ वाला ट्रीटमेंट करेगा, है ना। वो इंजन खोलेगा तो उसमें हो सकता है कुछ पार्टिकल, उसके जो कपड़ा है जिससे वो साफ करेगा, वो कपड़ा पहले से ही मैला है,
तो वो और गंदी भी हो सकती है गाड़ी। तो आपने कहा हाँ ये बात ठीक है, आपने उसको ठेले पे रखवाया, उससे राजू तो कहा नहीं यार भाई रहने दे यार, वो भाई बोल रही है कि कंपनी ले जाओ। ठेले पे रखवाया और बोला कि कंपनी को फ़ोन करा कि ये गाड़ी में, तो कंपनी वाले ने कहा रहे आप काहे को टेंशन ले रहे हैं, आप मुझे लोकेशन दीजिए, हम गाड़ी ले जाएंगे क्योंकि गाड़ी वारंटी में। अरे वाह बहुत अच्छी बात, वो गाड़ी लेके गए, उन्होंने रिपेयर करके दे दी। मैं यहाँ ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई गड़बड़ी आती है एक गाड़ी में भी तो हम उससे ठीक करवाते हैं सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर हो, समझ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर हो। हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, भगवान ने हमारी भी वारंटी बना के भेजी है और हमारे अंदर प्रकृति ने पूरा सिस्टम लगा के बनाया हुआ है ठीक करने का। तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि हमारी गाड़ी में भी, इस बॉडी में भी कोई गलती, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हमको ठीक करने का पहला हक किसको देना चाहिए? प्रकृति को, जिसने हमें मैन्युफैक्चर किया, जिसने हमें बनाया। क्योंकि उसने बनाई ऐसी बॉडी है, बाहर से मत हाथ लगवाओ ज़्यादा, जितना बाहर से हाथ लगेगा उतना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ये मैंने पढ़ा 2012 में, जब मेरे बहुत सारे रोग बढ़ गए, मेरे को घुटने में, लेफ्ट घुटने में बहुत दर्द रहने लगा, इतना दर्द कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊँ। ऐसे ऐसे करके, ऐसे कई लोग चढ़ते हैं ना सीढ़ी जिनके घुटने में दर्द था, एक सीढ़ी चढ़ी फिर उस पर आ गए, फिर दूसरी चढ़ी फिर उस पर आ गए, फिर तीसरी चढ़ी फिर उस पर, ऐसे धीरे धीरे मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता था। नीचे तो मैं बैठ ही नहीं पाता था। दूसरा, मेटफॉर्मिन बढ़ती चली जा रही थी, 250 हुई, 500 हुई, 1000 हो गई। और फिर डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर का नाम शैलेंद्र दुबे, उन्होंने बोला कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। मैं अपने फादर को देख चुका था इंसुलिन लेते हुए, जब मैं बहुत छोटा था, 7 साल 8 साल का था, तब से मेरे फादर इंसुलिन लिया करते थे। और जब फादर की एज हुई 45 और मेरी एज हुई 13, तो मेरे 13 बर्थडे के दिन शाम को फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि ये दोनों बच्चे, मैं और मेरी सिस्टर को ले आओ क्योंकि इनके फादर कल का दिन नहीं देख पाएंगे। तो हम दोनों पहुँचे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मम्मी से बोला, मेरी माँ से बोला कि इन दोनों का ख्याल रखना। और हम लोग थोड़ी देर उनसे बात करके बाहर निकल आए। ये बात थी करीब 8:30 बजे की, 2 मई 1981। और रात में करीब 12:30, 12:15 बजे न्यूज़ आ गई कि फादर नहीं रहे। और अगले दिन उनका फ्यूनरल हुआ, तो जो सर्टिफिकेट है उस पर 3 मई डल गया, लेकिन मुझे मालूम है 3 मई नहीं, वो रात में 12 के बाद नहीं बल्कि 12 के पहले ही नहीं रहे। ये कोइंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि 13 बर्थडे के दिन ही वो चले गए। लेकिन जाने के बाद कई बार मैंने सोचा और रियलाइज़ किया कि जब हम इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम उनको पूरी दवाएं दे रहे थे, तो फिर वो चले क्यों गए? तो एक बॉडी पे हम देख चुके थे फुल ट्रीटमेंट पे, अब मेरी बॉडी का नंबर था और मेरे को धीरे धीरे वही रोग होने शुरू हो गए जो उन्हें हुए थे, और उसी तरह से होने शुरू हो गए क्योंकि मैं भी वही फूड खा रहा था जो वो खाया करते थे। दाल चावल सब्जी रोटी, सुबह चाय ब्रेड टोस्ट पे शुरू करी, फिर नाश्ता करा, पोहा जलेबी खा लिया, फिर उसके बाद कुछ कुछ करके रात तक हम वही सब खाना खा रहे थे जो फादर खा रहे थे। तो अब मैंने कहा कि जब उन्होंने सब ट्रीटमेंट लिया, सारा टेबलेट लिया, सारा इंसुलिन लिया, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि हम ग्राउंड फ्लोर के मकान में रहते थे, 3 सीढ़ी का हमारा घर था और वो हमारे आंगन था, बाहर आंगन में धूप आती थी ठंड के दिनों में, वो धूप में बैठने नहीं जा पाते थे। हम उनको धूप में बैठाने के लिए उनकी पलंग के पास एक कुर्सी रखते थे, वो खसक खसक के कुर्सी में बैठते थे। फिर हम दोनों भाई बहन और मेरी दादी और मेरी मदर, चारों लोग उस कुर्सी को खींच के लाते थे बाहर तक, और बाहर एक हम बेंच रखते थे सीधी स्लोप जैसी, उसमें वो बैठते थे और सरक सरक के नीचे तखत पे बैठ जाते थे। फिर वो तखत हम पूरा उठाते थे और धूप में रखते थे। आप सोचिए 40-42 साल के आदमी को, जो इतना स्ट्रांग हो, जो इतना कैपेबल था, जो बहुत मेहनत करता था, जो फल खाता था, जो नट्स खाता था, मूंगफली उन्हें बहुत पसंद थी, बाजरे की रोटी वो खाते थे, वो व्यक्ति आज धूप में नहीं बैठ पा रहा। उस टाइम तो मुझे उतना रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं उनकी एज पे आया कि इतनी कम एज में धूप में नहीं जाते बनेगा जिस आदमी को, वो कितना अंदर से टूट जाएगा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इस पे कुछ वर्क करना चाहिए। उस टाइम से मैं इन पे खोज करने लगा, करते 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 मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से मिला, बहुत सारे ट्रीटमेंट से मिला। तब मैंने पाया कि जो ट्रीटमेंट उस टाइम पे 1980s में मेरे फादर को दिया करते थे, वो ट्रीटमेंट में आज बिल्कुल वर्स्ट कहा जाने लगा कि ये बेकार है।
ये नहीं देना चाहिए, ये आउटडेटेड हो गया है, ये मत दो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे फादर को जो ट्रीटमेंट दिया गया वो आज की डेट से देखा जाए तो वो ठीक नहीं था। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि 2024 चल रहा है, 2034 में यदि हम खड़े हो जाएंगे तो जो 2024 में टैबलेट दी जा रही हैं वो 2034 में नहीं चलेंगी। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, बल्कि वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी कर नहीं पा रहा है। देखो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी एक ही बार मिली है। कोई बुरा मानता है तो मान भी जाए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब आपके ऊपर है, आप जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा जीवन जी सकते हैं, या मैं जो बता रहा हूं वैसा जीवन जी सकते हैं। एक बार ट्राई तो कर सकते हैं 30 दिन का कोर्स। 30 दिन में यदि फायदा लगता है तो आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, व्हाट्सअप पे अवेलेबल हूँ। कोई प्रॉब्लम जाती है तो आजकल ऐसा है ही नहीं कि मैं चला गया तो चला गया। आपके बहुत सारे लोग इसी प्रोजेक्ट में मैं आया था, 2-4 मित्र बन गए थे, आज तक मेरे फ्रेंड है। टनकपुर में गया था, शेखावत जी ने मुझे गाड़ी दे दी थी नेपाल घूमने के लिए, उनकी पर्सनल गाड़ी से मैं नेपाल घूम के आया। दोस्त बन जाते हैं तो आज तक दोस्त हैं मेरे। तो NHPC के बहुत सारे लोग मेरे आज तक दोस्त। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं। आनंद सर से तो मेरी दोस्ती हो ही गई है। क्या नाम? ज्ञान सत्यानंद जी आए नहीं, है ना, और वो आ जाएंगे तो आपसे भी दोस्ती हो जाएगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रयोग करने शुरू करे और प्रयोग में ये पाया कि मुझे नेचुरोपैथी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो मैंने कोर्स ही ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ ये अच्छा था कि मैं कोई 10 से 5 की नौकरी नहीं कर रहा था। मेरा अपना काम था मोटिवेशन का, जब गए तो गए, आ गए तो एकदम फ्री। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ने नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन कर लिया, पूरा 2 साल का कोर्स। और हमने जब 2 साल की कोर्स में पढ़ाई करी तो हमको पहले दिन जो पहली किताब मिली उसका पहले पन्ने पे, ध्यान से सुनिएगा, पहले दिन पहली किताब के पहले पन्ने पे लिखा था कि सारी बीमारियों का कारण हमारे शरीर में एकत्रित टॉक्सिन है। टॉक्सिन मतलब गंदगी या जहर, है ना, वो जहर का कारण है सारी बीमारियों का। और सारी बीमारियों का इलाज है उस टॉक्सिन को बाहर निकाल के फेंकना और नए जहर को आने से रोकना। दैट्स ऑल। तो मैंने अपने प्रोफेसर से कहा जो मुझे पढ़ा रहे थे कि सर इसमें लिखा है कि सारी बीमारियों का कारण यह है और सारी बीमारियों का इलाज यह है, बस इतना ही तो हमारा तो कोर्स खत्म, पहले दिन ही खत्म। वो कह रहे बिल्कुल एग्जैक्टली, आप चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि हमको बस आपको यही पढ़ाना था, एक सेंटेंस, कि सारी बीमारियों का कारण हमारे विजातीय द्रव्य हैं। उसको हिंदी में लिखा था विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन को, और सारी बीमारियों का इलाज उन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने का प्रोसेस है। आप चाहें तो जा सकते हैं, हम दोनों थे वहाँ, आप चाहें तो आप भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम आगे अगले 2 सालों में पढ़ाएंगे क्या? सिर्फ ये कि उस विजातीय द्रव्यों को, उस जहर को कैसे बॉडी से निकाला जाए और आप रिकॉग्नाइज कर सके कि जो आप खा रहे हो वो उसमें जहर कितना है, उसको रोक सको, जितना हो सके रोक सको। अरे वाह, बस उसके बाद हमने पढ़ाई शुरू करी, 2 साल का कोर्स करा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा, और मेरा 2nd रैंक आया। पूरे जितने बच्चे थे उसमें 2nd रैंक आया। एक सिंधी मैडम थी, उनको उन्होंने 1st रैंक दे दिया, क्योंकि जो शायद जांचने वाली टीम थी वो भी सिंधी थी, मुझे ऐसा लगता है तो उन्होंने उसके 1st दे दिया। तो मैं उनसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बता भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बता सकता हूँ, है ना, और उसमें मुझे कोई की बुराई नहीं है। तो मेरा 2nd रैंक आया। और 2nd रैंक आने का एक और कारण भी था कि वो ये कि उन्होंने हमसे बोला था कि आप लोग जो है वो कोई चीटिंग नहीं करेंगे, मोबाइल रखिए अपने पास, लेकिन मोबाइल से कोई गूगल से चेक नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो हमारा एग्ज़ाम होता था ना, तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो घूमते रहते थे वहाँ पे और वो देखते रहते थे बिल्कुल हमने की कोई गड़बड़ी तो नहीं करी, बिल्कुल सख्त नज़र रखते थे। हम लोग बोलते थे भाई हम लोगों की उम्र इतनी हो गई यार, 50-50 साल, थोड़ी चीटिंग तो कर लें दो यार, अब कौन सा हमको नौकरी पानी है। तो कहते थे नहीं कोई चीटिंग नहीं करेगा, वो बिल्कुल ध्यान रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, लास्ट पेपर था, लास्ट पेपर का लास्ट आवर चल रहा था। मैंने सोचा अब ये यदि कॉपी छीन भी लेंगे तो आखिरी प्रश्न तो है ही, छीन लेंगे, चलो देखते हिम्मत करके। मैंने सर नमस्कार सर,
मैंने अपना मोबाइल निकाला और धीरे से देख रहा था, वो जो एग्जामिनर थे वो मुझे ऐसे देख रहे, उनका बड़ा सा चश्मा लगा हुआ मोटा सा, वो देख रहे। अच्छा, मैंने निकाल लिया उनके सामने ही और देखा, आंसर भी देख लिया और आंसर देख के मैंने रख दिया। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि जो एक बुक है रिटर्न टू नेचर, उसके रचयिता का नाम क्या है, बस इतना ही देखना था। तो मैंने लिख दिया गूगल पे रिटर्न टू नेचर के बनाने वाले का नाम, तो मेरे को पता चल गया, मैंने लिख दिया। मैंने जब देखा इनने मना ही नहीं करा। जब एग्ज़ाम खत्म हो गया, मैं उनके पास गया कॉपी देने। मैंने जब बाहर निकले, मैंने कहा सर मुझे एक बात बताइए, हमारा पिछले 5 दिन से पेपर चल रहा है फाइनल ईयर का, और मैंने अभी लास्ट में एक क्वेश्चन देखा और आपने मुझे रोका नहीं। अच्छी बात है, नहीं रोका, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ रोका क्यों नहीं? देखो ऐसा है बेटा कि मेरा चश्मा है ना, वो ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ भी दूर का दिखाई नहीं देता। मैंने कहा भाई पहले दिन बताना था ना यार। अब जब 5वें दिन मैंने कॉपी जमा कर दी, जब तुम बता रहे हो कि मुझे दूर का दिखाई नहीं देता यार, कम से कम मैं फर्स्ट आ जाता यार, सेकंड रैंक नहीं होती। खैर, मैंने फिर उसके बाद उसको छोड़ा नहीं, मैंने इस पर प्रयोग करता है, क्या करता है वो प्रयोगशाला मेरी बॉडी। मैंने एक बात बताऊंगा आपको कि सबसे पहली चीज, मृत्यु से मत डरो। कल का एक डायलॉग याद करो अमिताभ बच्चन वाला, कल किसने सीन देखा था वो याद करो। उसने कहा, इतिहास गवाह है मैं मरता नहीं हूं। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वो कभी मरता ही नहीं है। मृत्यु नाम की चीज संभव ही नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। हमने कहानियां गढ़ दी, हमने ये बता दिया कि ये आत्मा है और ये शरीर है, शरीर तो मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। इस तरह की हमने बातें कर ली, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। शरीर और आत्मा अलग अलग हो ही नहीं सकती और ना है। शरीर और आत्मा सिर्फ ऐसी हैं, ध्यान से सुन लो, जैसे कि एक पेड़, सरफेस से पेड़ जितना ऊपर दिख रहा है वो शरीर, और सरफेस के नीचे जो जड़ें हैं वो आत्मा। अब यदि मैं आपसे कहूं कि पेड़ अलग है और जड़ें अलग हैं, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं है। जड़ और पेड़ एक ही है। ये जो आत्मा जिसे हम कह रहे हैं ना, उसी ने संग्रह करके भौतिक रूप से इन कणों को इकट्ठा करके शरीर क्रिएट करा है। तो शरीर क्या है? आत्मा का क्रिएशन है, लेकिन रहेंगे दोनों साथ ही। तो यदि हमारा शरीर मरेगा तो आत्मा भी मर जाएगी, ऐसा नहीं है। शरीर मरा ही नहीं है, वो तो केवल डिसॉल्व हो गया वापस, और वो जो एनर्जी का सोर्स है वो अगले नए कणों से नई एनर्जी बना के नए मम्मी पापा के रूप में हम आके ऐसे साइकिल चलता रहता है, ऐसा हम मानते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि हमारी बॉडी में सारा का सारा सिस्टम मौजूद है उसको ठीक करने का। तो उसके बाद मैंने अपने बॉडी पे काम करना शुरू करा 14 आ गया 2014 में मैंने अपने हिम्मत करी और डॉक्टर साहब से मिला, मैं अपने डॉक्टर शैलेंद्र दुबे से, और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे इसमें डाउट हो रहा है, मैं इंसुलिन लगाना नहीं चाहता। वो बोला नहीं ऐसा नहीं करना, आप यदि इंसुलिन लगाओगे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो जाएंगी। उनने मुझे सब बताया। वो गलत नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जो उनने पढ़ा है, जो उनने जाना है, जो उनने अपने 5-7 साल के जीवन में पढ़ा है। पर मुझे लग रहा था कि मैंने तो देख ही लिया इंसुलिन मेरे फादर को कुछ नहीं कर पाया। इंसुलिन किल्ड माय फादर। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसका नाम है इंसुलिन किल्ड माय फादर, जल्दी पब्लिश हो जाएगी। मैं आपके पास एक उसकी प्रति भेजूंगा। पूरा डिटेल में मैंने लिखा है कि कौन कौन सी टेबलेट उनको दी गई, कितना इंसुलिन उनको दिया गया और वो नहीं बचे, किस तरह से नहीं बचे, डॉक्टर के नाम, उनकी डेट, उनका सब कुछ डिटेल दिया। फिर वही चीज़ मेरे ऊपर लागू हो गई थी 2006 से, और वही कि वही 2006 से 12 तक मैं भारी पेशेंट बन गया था। मेरे दांत इतने कमजोर हो गए थे कि मेरी वाइफ जानती है मूली को भी वो किसके देने लगी थी, किस करके मूली को देने लगी थी। मुझे सपने आने लगे थे कि कोई ऐसा डेंटिस्ट मिले जो मेरे दांतों को ठीक कर दे। एक भोपाल के मशहूर डेंटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर GD अग्रवाल। आप यदि गूगल करेंगे भोपाल के बेस्ट डॉक्टर डेंटल तो वो GD अग्रवाल का नाम आएगा। उन्होंने 40 मिनट में डांटा था कि आपकी 42 साल की एज में आपने पूरे दांत खराब कर लिए। 3 जगह तो रूट कनाल होनी है, 2 जगह फिलिंग होगी, 1 जगह कैप लगेगा। 52,000 वो जब 52,000 का उन्होंने मुझे पर्चा बना दिया था और कहा था कि बहुत सारी सीटिंग लगेंगी आपकी, कोशिश करूंगा मैं बचाने की। बचेंगे नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा। अभी हम जाने के बाद 2 तारीख को प्रोग्राम करने के हम 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने वाला है जनवरी में, जिसमें हम बहुत सारा नेचुरोपैथी का भी प्रोग्राम करेंगे, बुजुर्गों को भी बुलाते हैं। उसमें मैंने बात करी है उसी डॉक्टर से कि सर आपको मैं बुलाना चाहता हूं क्योंकि आपकी कार को मैं अपने दांतों से खींचना चाहता हूं।
आज जो बंदा समोसा नहीं खा पाता था, मूली नहीं खा पाता था, गाजर नहीं खा पाता था, आज मेरे दांतों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं GD अग्रवाल की कार को अपनी दांत से खींचना चाहता हूँ, इसका वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो GD अग्रवाल हंसने लगे, बुजुर्ग हो गए वो आज, अब उनने डॉक्टर वहाँ बैठना बंद कर दिया, घर पे ही रहते हैं। कहले क्यों शैलेंद्र भाई तुम्हारे पास कार नहीं है क्या? उनके साथ कार तो बहुत सारी आएंगी उस प्रोग्राम में भी और मेरे पास भी है, लेकिन आपकी कार को खींचने का मन है क्योंकि आपका प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास रखा है जिसमें आपने 52,000 रुपये का 2012 में मेरे को दिया था कि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पूरी की पूरी बॉडी को चेंज कर लिया, पूरी की पूरी बॉडी टॉक्सिन के विरुद्ध हो गई। और वो जो मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा था वो आज मैंने अपनी बॉडी की ओर अप्लाई किया। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, फटाफट सुनिए उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले नंबर पे यदि आपकी शुगर की टेबलेट चल रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा उसे बंद कर दें, आपके डॉक्टर उसे बंद करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, हाँ आपके डॉक्टर साहब उसे बंद करेंगे। और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे मित्र हो गए वो, क्योंकि हम लोग साथ में आए तो हमने खूब लंबी बातें करी और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका स्वभाव। ये केवल डॉक्टर एलोपैथी के नहीं है बल्कि इनके घरों में बहुत सारे लोग, इनके घर ऐसे हैं कि जो जहाँ हर्बल का यूज़ करके भी ये ठीक करा जाता है और ये बहुत कम दवा दे के लोगों को ठीक करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आगे बढ़ूँ आपसे, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ तरीका, वो सिद्धांत, वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो आप यदि डायबिटीज़ की गोली खाते हैं, गोली बंद मत करिए। मेरा जो तरीका है वो 30 दिन अप्लाई कर लीजिए, फिर आप अपना फिर से शुगर चेक कराइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा कि डॉक्टर साहब मेरा बिना उसके कुछ शुगर और लो जा रहा है, तो क्या मैं कुछ गोली कम करूं? आपका डॉक्टर कम कर देंगे। बीपी चल रहा है, बीपी की ख़त्म करेंगे। थायराइड चल रहा है, थायराइड की ख़त्म हो जाएगी। अर्थराइटिस की बीमारी चल रही है, जब अर्थराइटिस का दर्द ही नहीं बचेगा, भाई बीमारी है जब तो गोली खा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि दर्द है, हमको झुकते नहीं बन रहा, कमर में दर्द हो रहा है, घुटना नहीं मुड़ रहा क्योंकि यहाँ घुटने में दर्द हो रहा है, और हम बैठ नहीं पा रहे, जमीन में नहीं बैठ पा रहे, बैठ जा रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे। आज बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ लोग यहाँ भी होंगे ऐसे, जो कोई होटल में जाते होंगे तो पहले नंबर पे पूछते होंगे कि यूरोपियन टॉयलेट है कि इंडियन टॉयलेट है। इंडियन टॉयलेट है तो मैं नहीं लूँगा, मुझे यूरोपियन टॉयलेट, मतलब नीचे नहीं बैठ पाते। कई लोग बैठ जाते हैं तो उनको उठने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है। आप वो सारी चीज़ें छूट सकती हैं। और ये एक मज़ेदार सी बात है कि बॉडी कितनी भी डिटोरिएट हो जाए, जिस दिन से आप उसको ठीक करना शुरू करेंगे उसी दिन से वो ठीक होना शुरू कर देगी। बॉडी ऐसी है कि जितना उसको आप रियलाइज़ कराएंगे कि जो खराब हो रही, मैं मरने वाला हूँ, तो वो मरने के करीब जाने लगेगी। आज से आप सोचने लगे कि मैं 2 महीने में मरने वाला हूँ, मैं 2 महीने में मरने वाला हूँ, बॉडी मरने लगेगी क्योंकि आप उसको मार रहे हैं, है ना। आपने वो कौन सा प्रिंसिपल बताया था सर? एक मैं अभी बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हम सोचने लगेंगे, आप यदि सोचने लगेंगे कि नहीं ये तो सब गलत है, मैं जी जाऊँगा, तो आप जीने लग जाएंगे। ये बॉडी का नेचर है। तो आप ध्यान से सुनिए। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत साल बाद भोपाल शिफ्ट हुए, वो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड थे, तो शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शैलेंद्र जी मैं ग्वालियर में था, मुझे पहचाना आपने? हाँ, मैंने कहा जी मैं पहचान गया। आप ग्वालियर में कैसे चलो? नहीं मैं भोपाल शिफ्ट हो गया हूँ 2 महीने पहले ही। अरे वाह, तो आप आइए ना, अपन मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उनसे मिलने पहुँचा तो उन्होंने साकेत नगर एक जगह हमारे भोपाल में, वहाँ घर ले लिया था। मैंने कहा घर तो बहुत बढ़िया लिया। कि भोपाल में सर बड़ा महंगा हो गया भोपाल। मैंने कहा हाँ, ये हमको 70 लाख रुपये का पड़ा। मैंने कहा हाँ जी 70 लाख का सही पड़ा होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, हमको 60 लाख का भी एक मकान मिल रहा था। मैंने कहा अच्छा, फिर वो आपने क्यों नहीं लिया? वो क्या है, वो थोड़ा दूर में था, मतलब दूर तो नहीं था तो सिटी में, लेकिन ये जो घर है ना, इसके जस्ट निकलते इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल है तो हमने इसको प्रेफर करा, 10 लाख रुपए ज़्यादा देना ठीक समझा। तो इस कॉलोनी में हमको 70 का मिल रहा था और एक 75 का भी मिल रहा था। ये वाला जो है ये 75 का है, हालांकि मैंने 70 वाला नहीं लिया, 75 वाला नहीं। मैंने कहा क्यों 75 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे बगल में खरे साहब रहते थे, डॉक्टर खरे, वो एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट के बगल में लेंगे तो ठीक है, 5 लाख और दे दिए। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जिस दिन हमारा गृह प्रवेश है ना, उसी दिन डॉक्टर खरे की डेथ हो गई मैंने कहा लो 15 लाख गए। मतलब ये है कि जितना हॉस्पिटल के करीब रहोगे बॉडी उतना बीमार पड़ेगी। क्योंकि हम मैसेज क्या दे रहे हैं आपके, यदि घर में गाँव में कोई गाँव का है, आप देखेंगे आपके पिताजी देखेंगे उनकी वहाँ हेल्थ फैसिलिटी 0, हॉस्पिटल बहुत दूर, लेकिन उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनकी बॉडी को मालूम है यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, खुद ही ठीक करना है, वो ठीक कर ले जाती।
और जितना आप डरेंगे ना बॉडी से, बीमारी से, उतना बीमारी आपके अंदर घेरेगी। एड्स पेशेंट के जो डॉक्टर होते हैं ना, एड्स पेशेंट के जो डॉक्टर होते हैं, जो नए नए लड़के पेशेंट आए रहते हैं, वो एड्स के बारे में सुनते तो वो जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो उनकी बॉडी में भी आने लग जाते हैं। हालांकि उनको है नहीं, लेकिन वो सुनते। ऐसे आप यदि मानने लग जाएं कि मेरी बॉडी में मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं होगा, कैंसर तो नहीं होगा, कैंसर नहीं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में कैंसर पलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते। करना क्या है? करना आज से सिर्फ एक ये है कि आपको अपनी बॉडी का जहर निकालना है, और जहर निकालने के लिए एकमात्र पहला कारण, वो मैं आपको जो कारण बता रहा हूँ, वो जो नहीं कर सकता वो दूसरे पे नहीं आ सकता। दूसरा मैं बताऊंगा वो नहीं कर सकता तो वो तीसरे पे नहीं आ सकता। उसके लिए फिर आज का सेशन सिर्फ एक मनोरंजन की स्टोरी है। लेकिन आप यदि करना चाहते हैं तो आप एक नोटपैड खोल लीजिए अपना, उसमें पेन ले लीजिए और उसको क्रमवार लिख लीजिए। हो सकता है आप अभी कल से उसको अप्लाई ना करें, लेकिन उसको तब अप्लाई करना जब आपको लगे कि कोई बीमारी हो ही गई है और अब मुझे बड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो पहले इसको अप्लाई कर लेना जो मैंने दिया है। पहले नंबर की चीज़ आप लिखिए एनीमा। एनीमा, एनीमा जानते हैं? नहीं सुना? बताता हूं मैं एनीमा क्या होता है। एनीमा क्या होता है? एक छोटा सा डब्बा होता है, प्लास्टिक का डब्बा, जो 200 से 250 या 150 रुपये से के आसपास आता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। वो क्या करता है, डब्बे में पानी भर देते हैं हम। पानी भरने के बाद उस डब्बे को हमारे वॉश बेसिन में के ऊपर, लेटरिन जहाँ टॉयलेट है, जहाँ उनका सीट लगी है, उसके ऊपर कहीं जगह पे है तो कील गाड़ दीजिए। अदरवाइज शावर जो लगा रहता है ना, शावर पे उसको हैंग कर देते हैं और उस डब्बे में पानी भर देते हैं। उस डब्बे की पानी की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी भराता ही नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं। 1.5 लीटर के ऊपर का डब्बा वो भर देते हैं। उसमें एक पाइप लगा रहता है, वो पाइप नीचे आता है और नीचे पाइप में एक नोजल फिट होता है, ऑन ऑफ स्विच, वो नोजल रहता है। और साथ में कैथेटर आता है। कैथेटर मतलब एक पतला सा पाइप आता है, मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा। पाइप आता है, उसको उसमें लगाना होता है और उस पतले पाइप में, बिल्कुल पतला मुलायम पाइप होता है, उसमें 2 छेद होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जहाँ वो पाइप खत्म हो रहा है वहाँ नहीं होते, बल्कि उसके बीच में होते हैं, रास्ते में। और ऐसे छेद होते हैं कि यदि वो हमारे अंदर इंसर्ट होता है तो वो चुभता नहीं है, गड़ता नहीं है। हमको क्या करना है, उसमें पानी भरना है और अपने राइट हैंड में 10-12 बूंद सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल। और उससे लेफ्ट उंगली से आपको अपने मल द्वार में, लेटरिन वाली जगह पे थोड़ा अंदर तक उस सरसों के तेल को लगा लेना है और थोड़ा सा सरसों के तेल को उस पाइप में भी लगा लेना है। हाँ, का आपको कई लोगों को अजीब बुरा लग सकता है, लेकिन जब हॉस्पिटल जाते हैं ना तो डॉक्टर को ऑपरेशन करने में कोई बुराई नहीं लगती। वहाँ पर आप नंगे नहीं होते, वहाँ पे आप कपड़ों, बिना कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ सिर्फ आप एक बॉडी होते हैं। तो आज उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसको पाइप को आपने गीला करा और उसको इंसर्ट कर लेंगे मल द्वार से 3 इंच अंदर, और उसके जो दूसरा सिरा रहेगा उसको उस पाइप से जोड़ देंगे। किससे? वो जो ऊपर से डब्बे से पानी आ रहा है उससे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको खोल देंगे और छोड़ देंगे। अब आप सब अच्छे से हाथ धो लीजिए साबुन से, अपना तेल भी रख दीजिए और रुकिए, वेट करिए। अब वो पानी आपको अंदर जाता दिखेगा, धीरे 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 धीरे। आपको पूरा पानी अंदर नहीं ले जाना है 1.5 लीटर, आपको सिर्फ 2 इंच, उसका 2 इंच पानी ही अंदर ले जाना है, दैट्स ऑल। क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हैं, अंदर इतनी जगह ही नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी आंत है उसमें बचपन की चॉकलेट खाई हुई भी जमा है, बहुत गंदगी जमा है उसमें। नहा लेते हैं हमको नहाने के बाद ऐसा लगता है हम साफ हो गए, लेकिन हुए नहीं। तो आप जाने दीजिए, 2 इंच चला जाए पानी, थोड़ा भर्रा भी लगने लगे पेट, उसको बंद करिए, रुकिए। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 टाइम तक अपने ही, हाँ, लेकिन 100 टाइम तक कर लें तो बहुत अच्छा। हाँ, मैंने जैसे आप करना शुरू करा, मैंने सही बताया, करना शुरू करा 10 बार में, हाँ 3-4 बार 5 बार या 10 बार में ही लगने लगे कि अब लेटरिन जैसा लग रहा है। अपने बॉडी को हरस ना करें, हाँ, जितना बने। उससे होगा क्या, सुनिए, ये हमारी आंत है, आंत में भरा गया पानी, पानी से आंत के जो आसपास का पूरा मल जमा था वो क्या हो गया, गीला हो गया। और हम उचक रहे हैं तो गीला होने से क्या होगा, वो टूट टूट के नीचे गिर जाएगा। और नीचे जैसे गिरेगा तो क्या होगा, नीचे जैसे गिरेगा हमको प्रेशर डालेगा कि लेटरिन आ रही है, हम बैठेंगे कमोड के ऊपर, जैसे ही निकालेंगे। बेंगलोर में एक बड़ा सेंटर है, नेचुरोपैथी सेंटर, उन्होंने इस सिस्टम को कैसा बनाया, ऊपर जाइए, वहाँ लेटरिन करिए,
निकालिए, फ्लैश चलाइए, फ्लैश जो है वो निकल के इधर आएगा। इधर उन्होंने कांच का एक वो बना दिया, फिश एक्वेरियम जैसा। आपकी पॉटी यहाँ आएगी, फिर वो आपको नीचे उतार के लाएंगे और आपको आपकी पॉटी के दर्शन कराएंगे। थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा करते हैं वो कहते हैं देखो कितना काला कलर का पानी निकला है, देखो पॉटी का टाइप देखो। अभी इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, ढेरों कीड़े मकोड़े आपके अंदर भरे हुए हैं, आपकी आंतों में, आपको पता नहीं, इसको आप स्मेल नहीं कर सकते। चलो फ्लैश करते हैं, फ्लैश कर देंगे, दूसरी बार कराएंगे और 3 बार कराएंगे। तीसरी बार में पानी की डार्कनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना, हो ही जाएगी। अब कल करेंगे, कल पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। कल तीसरी बार में मतलब 6 बार कर लिया आपने, 6, तो 6 बार में आपकी पानी की डार्कनेस कम, पानी पीला पीला सा हो गया। तीसरे दिन आप जब 3 बार करेंगे तो 9वीं बार मतलब 9 बार, पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन भी 3 बार और तीसरे दिन तीसरी बार जब करा तो पता चला पानी काफ़ी कुछ क्लीन हो गया। अब कब तक करना है उनसे पूछा तो बोले कोई लिमिट नहीं, 10 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं या 2 दिन भी कर सकते हैं, जब तक कि आपको आपका पानी वैसा ना मिले जैसा आपने डाला था। अभी जैसे ये ग्लास में पानी रखे हैं आपके सामने, जिस कलर का ये पानी है उस कलर का जब आपकी बॉडी से वो पानी निकलने लगे, मतलब आप अपने आप को आज से स्टिकर लगा दो कि आज से मैं स्वस्थ हूँ। अब ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप अभी अपने पास एनिमा नहीं है, अभी हम वो सेंटर नहीं चला रहे, मान लीजिए मैं अभी वो सेंटर चलाऊँ और देख लो और आप बोलें कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आपकी आंत कितनी मैली है और कितनी साफ, आंत आपने साफ कर ली। अब आप देखेंगे जैसे ही वहाँ से निकल के आएंगे आपको लगेगा अरे सुनो कुछ बनाया क्या, अच्छा बहुत जोरों की भूख लग रही है। जोरों की भूख बरसों बाद लगेगी आपको, बरसों से ऐसी भूख ही नहीं लगी, क्योंकि हमारी आंत भरी रहती थी। वो भरी आंत की वजह से खाना खाने का मन नहीं होता था, डाइजेशन खराब होता था, गैसेस बनती थी, उस गैस में से स्मेल आती थी, डकार आती थी, और यही शुरुआत है सारे रोगों की, पहले नंबर की चीज़। अब आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जो ये नहीं कर सका तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं वीडियो भेजूंगा आपको, ऑनलाइन बात कर लीजिएगा वीडियो कॉल पे, मैं आपको करवा के मानूंगा। और यदि आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप जो 2nd और 3rd और 4th स्टेज है उस पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि आंतों की गंदगी को कोई त्रिफला चूर्ण नहीं निकाल सकता। आप कितने ही चूर्ण खा लीजिए, कितने ही टैबलेट खा लीजिए, जुलिसिल खा लीजिए, एसीगार्ड खा लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप बहुत बिजी हैं और बोलेंगे अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। शैलेंद्र जी तो हैं ही, कांटेक्ट कर लेंगे। 3:30 बजे मेरे कज़िन को रात में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया, इतना दर्द कि वो अपनी वाइफ से बोला, अमित खरे नाम, BHEL संस्था, BHEL जानते हैं आप? मैं नाम वाम सब इसलिए बता रहा हूँ, मेरे बुआ जी का लड़का, सगी बुआ जी का सगा बेटा BHEL में, तो वो वहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर, और वो बहुत अच्छे वहाँ रुड़की से उसने इंजीनियरिंग करा हुआ, बहुत अच्छा बंदा, कभी कोई सिगरेट नहीं, कभी कोई शराब भी नहीं पी। लेकिन रात को 3:30 बजे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हुआ, BHEL को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने एग्जामिन किया और बोला नहीं, ये दर्द पेट का दर्द नहीं है, ये पेनक्रियाज इन्फ्लामेशन है, पेनक्रियाज में पस आ गया है, आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा, आप कोई प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जाइए, ये सरकारी अस्पताल है BHEL का, यहाँ हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप नहीं, आपके पास पैसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हो तो आप चले। उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं। वो हमारे भोपाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट संजय कुमार के हॉस्पिटल में चले गए, जो उसके लिए होता है ना, क्या बोलते हैं, आंतों का जो हॉस्पिटल होता है, गैस्ट्रो केयर, उसमें जाके एडमिट हो गए। मैं भोपाल में नहीं था, इन्होंने मुझे बताया, ये वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल में, उनका एडमिशन में 2-3 दिन उनका इलाज चला और उनका काफ़ी दर्द उन्होंने कम कर दिया हॉस्पिटल में। मैं जब आया तो वो मुझे हंस के बोला, शैलेंद्र दादा आ गए आप, देखो आप वो डब्बे वाला एनीमिया वाला कितने दिन से बता रहे थे, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया ना, आप मैं बहुत बिजी था ऑफिस में। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ आने के बाद बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं आपके घर आ रहा हूँ। आप मेरे अपने घर में एक बेड की व्यवस्था कर लीजिए, मैं 10 दिन वहीं रहूँगा और वो आपका डब्बा वब्बा एनीमा सब निकाल लीजिए, जो भी करना है मैं आप करने को रेडी हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा झटका लग गया। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं तेरे को बोलूँ। बोले हाँ बोलिए। ये अकेले में बोल रहा हूँ, कोई है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए। तू अभी यहाँ से भाग ले बिना डिस्चार्ज कराए, बोलने टॉयलेट जा रहे भाग जाए यहाँ से।
वो मेरे घर पहुंच जा, हम देख लेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि अभी नहीं, मैं तो ठीक हो रहा हूँ ना, तो मैं आ जाऊँगा ना, अगले हफ्ते आ जाऊँगा। हमने कहा अब तेरी मर्जी, देख मैं तुझे जबरन नहीं ले जा सकता, तेरी 2 बच्चियाँ हैं, तेरी वाइफ है, मैं जबरन ले गया, तू मर गया, सारे लोग मेरे को खा जाएंगे। तू भग के आ रहा हो तो आ जा, लेकिन तू भग के जा, मैं नहीं बोलूँगा तेरे को, ये मैं अकेले में बोल रहा हूँ। वो हंसने लगा कि ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 7 दिन तो रुको ना, अगले हफ्ते मैं यहाँ से डिस्चार्ज लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक। दूसरे दिन दर्द थोड़ा बढ़ गया, तीसरे दिन बोले कि वहाँ पे स्टंट लगाना पड़ेगा, स्टंट मंगाना पड़ेगा इंदौर से। स्टंट कितना का आएगा? स्टंट यदि अच्छा वाला लेते तो 1,75,000 रुपये का आएगा। हमने कहा मंगवा दो, लगा दो, दे तो भी ये चल रहा है ना। उनके भाई बोले, मैं तो नहीं बोला, उनके भाई पूरा ट्रीटमेंट कराते गए। स्टंट 1,75,000 रुपये का मंगाया गया। आखिरकार सुनिए, आखिरकार 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद संजय कुमार ने कह दिया कि आप इनको चाहें तो कहीं और ले जा सकते हैं। हमने इमीडिएटली फ्लाइट, वो एम्बुलेंस क्या बोलते हैं उसको, एयर एम्बुलेंस बुक करी। 9.5 लाख रुपए में हम उनको लेके गए बेंगलोर। पहले मैं चला गया, मैंने वहाँ पूरी व्यवस्था करी, सारे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स को दिखाए, डॉक्टर को तैयार कर लिया, इनको लेके आए बेंगलोर, डायरेक्ट एडमिट किया, इनका एग्जामिन हुआ और एग्जामिन होने के बाद इनका पता चला बेंगलोर में AGI हॉस्पिटल बेंगलोर, नाम बता रहा हूँ मैं, AGI। वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनका एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा जो बहुत रिस्की है। इनके भाई बोले करो क्या। इनकी वाइफ भी थी, वाइफ से लेटर साइन करा लिया, सब कुछ करा। ऑपरेशन करने के लिए ले जाने लगे तो वो रुका, मेरे को देख के बोलता है कि मेरे को भाग जाना था, अब मुझे लगता नहीं है कि मैं आपके घर आ पाऊँगा। ये उसके लास्ट वर्ड थे और वो चला गया। ऑपरेशन हुआ, 2 दिन अनकॉन्शियस रहा। तीसरे दिन एक और बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें हमको दिखाया ही नहीं गया, उससे मिलने ही नहीं दिया गया। उसकी वाइफ को केवल 15 मिनट दिन भर में मिलने दिया जाता था, बाकी हमने तो देखा ही नहीं। क्रिसमस के दिन रात को 1:30 बजे हम लोग वहीं पे थे, पास में होटल में बाहर। फ़ोन आया कि आप लोग आ जाइए जल्दी से। हम लोग पहुँचे तो बोले लगे कि वो जो टाँके थे पेट के वो सब टूट गए और पूरी आंतें बाहर निकल के इनकी गिर गईं। हमने उनको उठा के किसी तरह कोशिश करी बचाने की, लेकिन आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं सके। ये बात है रात को 1:30 बजे की। सुबह 5:30 बजे हमने उनको एम्बुलेंस में रखा और बेंगलोर से भोपाल में खुद उसमें बैठ के इनको बॉडी को हम भोपाल लेके आए। और भोपाल में लाने के बाद सुबह 5 बजे, रात को 1:30, सुबह 5 बजे भोपाल से शुरू किया, रात को 12:30 बजे भोपाल पहुँचे। अगले दिन 12 बजे उनका फ्यूनरल हुआ और जब फ्यूनरल हुआ तो उनकी नाक में से पस गिर रहा था। मतलब सोचो, मरने के 2-1.5 दिन बाद भी पस का गिरना बंद नहीं हुआ। इतना खतरनाक है ये बॉडी। इसीलिए हम कहते हैं कि नर्क कहीं और नहीं है, नर्क यही है और स्वर्ग यही है। और स्वर्ग और नर्क कहाँ है? बॉडी आपकी फिट है तो आप स्वर्ग में हैं, बॉडी आपकी अनफिट है तो आप नर्क में हैं। और वो आज उनकी दोनों बेटियां हैं, वो दोनों बेटियों को आज बहुत हम जो लॉस हुआ वो नहीं, BHL ने बहुत पैसा दिया, सब कुछ करा, ट्रीटमेंट की कोशिश करी, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। जाते समय उसके वर्ड थे कि मैं आपके घर आ जाता तो शायद ये नहीं होती। हम अपनी ज़िंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख पाते आगे का कि क्या होने वाला है, लेकिन आगे का देख लें तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये 150 रुपये का डब्बे का जादू, ये 150 रुपये खर्च कर लो, कोई पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम खैर वहाँ पे से लौट के आए, हमको एक डॉक्टर ने कंसल्ट किया, उसने हमको लेके गए और एक बंदे को सेम इन्फ्लामेशन था, 22 साल के बंदे को पेनक्रियाज में। उन्होंने 10-12 बार एनीमा कराया, एक ही दिन में 12 बार, और नारियल पानी पे जिंदा रखा। 3 दिन में बच्चा क्रिकेट खेलने चला गया। 10 दिन बाद 22 साल के लड़के को बचा ले, सेम, लेकिन उसको हम नहीं बचा। लेकिन उसको नहीं बचा, हमारे घर का, क्योंकि वो हमारे घर का था। हम उसको ये नहीं कह सकते थे तू यहाँ से भाग, विश्वास नहीं होता ना उतना। हाँ, उतना नहीं होता, डर भी रहता है, डर रहता है। हम खुद भी डर रहे थे, हम नहीं डर क्या रहे थे। अभी भी यहाँ भी कोई हमसे बोले जो हॉस्पिटल में एडमिट है बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, तो मैं उसको आज भी कहूँगा कि भाग के मेरे घर आ तो मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा, लेकिन हम वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं ना। वो फिर वही सिद्धू वाली बात हो जाएगी, है ना, कंट्रोवर्शियल। हम कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते। आप खुद जिम्मेदार हो, आप आओ। सर
ये चीज जब डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स मालूम होगा ना, हाँ हाँ मालूम, फिर क्यों नहीं करते हैं? नहीं करने लगे हैं, अब करने लगे। कर रहे हैं, बहुत हाँ, बहुत और changes आए हैं। ये इन्होंने बहुत बढ़िया एक्शन किया। हाँ, ये जो इन्होंने बहुत डेयरिंग की, ताली बजाइए एक बार इनके लिए, बहुत बड़ी डेयरिंग है ये बहुत बड़ी डेयरिंग है। यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी बीच में। ये ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बीच में, ये सारी पैथीज हैं। ये नेचुरोपैथी भी पैथी है, एलोपैथी भी पैथी है, होम्योपैथी भी पैथी है। तो आप किसी भी पैथी को बुरा नहीं बोलिए, हर पैथी की अपनी जगह पर एक ज़रूरत है। गलती हमारी यहाँ पर जहाँ पर शॉर्टकट होता है या श्योर शॉट होता है, ये हमारी गलती है। क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या बॉडी साइंस सिर्फ मैंने पढ़ा है? आप भी तो इतने पढ़े लिखे हैं कि थोड़ा बहुत तो जानकारी ले ही सकते हैं। तो ये पैथीज़ हैं। एलोपैथी की ज़रूरत मुझे भी पड़ सकती है, मुझे एलोपैथी से कोई नाता नहीं तोड़ा है मैंने, है ना। लेकिन मुझे इतनी समझ होनी चाहिए खुद में कि मैं कब एलोपैथी की, जब मुझे बहुत फास्ट रिलीफ चाहिए तो एलोपैथी की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं स्टिचेस लगने होते हैं, तो भी हम नेचुरोपैथी से उसको ठीक करते हैं। उसमें 3 दिन तक बिल्कुल कुछ मत खाओ, सिर्फ नारियल पानी पियो। नारियल पानी में K10 होता है, विटामिन K10, वो अपने आप खाओ को भरता है। लेकिन हमारे पास उतनी पेशेंस नहीं है हम में, तो हम एलोपैथी के पास जाते हैं। कोई ऑपरेशन होता है, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ बहुत साल पहले, मेरे को ट्यूमर हुआ था जब हम नेचुरोपैथी में नहीं आए थे, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैंने कराया। लेकिन जब भी हम नेचुरोपैथी जानते थे, हमने खुद नहीं पढ़ा था, हमने खुद अप्लाई करना नहीं शुरू किया था, जानते थे। तो ये सारी पैथीज़ हैं। जब अवेयरनेस ज़्यादा आती तो लोग ज़्यादा टेस्ट कराने लगते हैं। फ्री टेस्ट हो रहा है, उन्होंने एक स्कीम ले लिया जिसके तहत टेस्ट हो रहा है। अब एक गाड़ी है, मान लीजिए आपके घर में 4 व्हीलर, उसको ले जा करके आप मैकेनिक की दुकान पे खड़ा कर देंगे तो 8-10 हज़ार का खर्चा तो उसमें निकाल ही देगा। वो तो डेड है ना, हम तो फिर भी लाइव है तो जब हम अपने आप को वहाँ पर दे देंगे और हमारे 50 तरह के टेस्ट कराएंगे तो 2-4 में इधर उधर तो निकल ही आएगा। और फिर पैरामीटर्स भी बिल्कुल ही अलग हैं। हम आज से कुछ साल पहले हमारा जो डायबिटिक्स का वो था 140-150 था बहुत साल पहले, फिर 140 हुआ, फिर 120 हुआ, अभी 100 हो रहा है। तो सारे के सारे डायबिटिक हो जाएंगे, है ना। तो उससे अच्छा डायबिटिक ना हो, आपका कंप्लीट हो जाए सेशन। कैसे शक्कर छोड़नी है, क्या चीज़ें हमें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न ज़रूर करिए। आप चुपचाप सुनते रहेंगे तो आपके अंदर एक्चुअली आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। जो भी चैलेंज बता रहे हैं, प्रश्न ज़रूर करिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, किसी ने पान खाया है आप लोगों में से? पान खाने के बाद अक्सर मुंह पूरा लाल लाल सा हो जाता है, पूरा और ख़राब हो जाता है। और यदि आप पान खा ही रहे हो और अचानक से बॉस बुला लें आपको, तो आप क्या करते हैं इमीडिएटली? सोलो तो कर ही लेंगे, लेकिन एक चीज़ करते हैं जाने से पहले, वॉश बेसिन में जाते हैं और मुंह में क्या करते हैं, पानी भरते हैं। वो पानी भर के क्या करते हैं, पानी को घुमा देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कुल्ला करना। आजकल के बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आजकल खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर से हम हाथ पोंछ लेते हैं और कुल्ला नहीं किया जाता। मुझे आप एक बात बताइए, क्या कुल्ला करना गलत प्रथा है? क्या कुल्ला करने से आपको कुल्ला करने की आदत पड़ जाती है? और चलो आदत पड़ भी गई तो क्या आदत करने से कोई बुराई हुई? अरे बरसों हमने कुल्ला किया है भाई, कुल्ला करने से कोई नुकसान थोड़ी होता। तो ये हम क्या कर रहे हैं, आंतों का कुल्ला। क्या बोलूँगा मैं इसको, आंतों का कुल्ला। मैं हर संडे करता ही करता हूँ, भले मेरे अंदर गंदगी है या नहीं है, मतलब ही नहीं। खाना खाने के बाद हाथ धोना ही धोना है। टिश्यू पेपर का यूज़ करने लगेंगे कि गलत है बेटे। पर्सन की जरूरत नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं। इतना इजी है। पहले दिन जब मैंने, सुन लीजिए, जब मैंने पहले दिन ये पॉट खरीदा और ख़रीद के लेके घर ले गया मैं, और घर ले जाके मैंने इसको अलमारी में रख दिया और यूज़ ही नहीं करा। 1 साल ये अलमारी में बंद रहा। उसके बाद मैं एक नेचुरोपैथी सेंटर में गया, वहाँ पे मुझे गुरुजी ने समझाया कि उन्होंने एक ही बात बताई, गुरुजी ने एक बात बताई, वो मेरे दिमाग में भर गई। उनने कहा कि एक आदमी के मैं घर गया, उनके घर में बहुत बदबू आ रही थी। तो वो उन्होंने कहा बदबू काहे की आ रही, ऐसा लगता है कहीं चूहा मर गया। तो उनकी वाइफ ने कहा रुको मैं एक काम करती हूँ, ये बदबू का इलाज करती हूँ। आजकल सब चीज़ों का इलाज ऑनलाइन हो जाता है। उनने एक एग्जीक्यूटिव को फ़ोन लगाया कंपनी में कि हमारे घर में बदबू आ रही। एग्जीक्यूटिव आया और एक बड़ा सा स्प्रे लेके आ गया
उसने कहा सब जगह स्प्रे डाल दो, बदबू खत्म हो जाएगी। 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, बदबू खत्म हो गई, लेकिन चौथे दिन और बदबू आने लगी। तो वो फिर स्प्रे को वाले को बोला रुको मैं बड़ा वाला स्प्रे ला रहा हूँ। अब की बार वो बड़ा वाला स्प्रे लाया, बदबू खत्म हो गई। लेकिन क्या ये सही तरीका? नहीं। सही तरीका क्या है कि ढूंढो बदबू आ किधर से रही है। चूहा मरे की बदबू आ रही है तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? स्प्रे नहीं, चूहा। और चूहा जैसे ही आपने उठा के बाहर फेंका, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया और बदबू गायब। अब कोई स्प्रे की जरूरत ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? स्प्रे कर रहे हैं बॉडी में, त्रिफला खा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। नहीं, ये इसके अब आप बोल रहे हैं कि मैं पहला नहीं कर पाऊँ। कल का है सर, देखिए कल का एग्जाम्पल है। अच्छा, कल का ही है। चूहा मरा पड़ा हुआ। एग्जाम्पल साथ में कल का ही। वो मैंने अपने बंदे को लगाया, खोज कान। सेंट मारने से कुछ नहीं होगा। सेंट मारने से कुछ नहीं होगा। क्या बात है, ताली तो हो जाइए एक बार चाय का कप छोड़ के ताली बजनी चाहिए। इनको ने चूहा ही दिखा दिया कल का बार। तो दवाई रखे थे, वो सर रोड काट रहा था पूरा। दवाई रख दिए थे, मरेगा डॉक्टर साहब कह रहे हार्ट अटैक आया होगा चूहे को। चलिए, अब हमने बात, अब जो लोग एनीमा नहीं कर पा रहे हैं वो अभी मत करिए, मेरे को फ़ोन करिएगा। भोपाल पहुंच जाऊंगा मैं 21-22 तारीख को, उसके बाद फ़ोन करिए, मैं ऑनलाइन आपको डब्बे से बिल्कुल करने का तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में वो आपको करना आ जाएगा। उसके बाद आपको इतना इजी हो जाएगा, जैसे कि हम नहाते हैं, जैसे कि हम अपने नहाने के बाद अपने दिनचर्या के काम करते हैं वैसे। जैसे कि एक ज़माने में ब्रश नहीं आया था, पेस्ट नहीं आया था, मंजन जब हम नहीं करा करते थे तो मंजन करना मुश्किल था। आज मंजन करना मुश्किल नहीं है, बल्कि हमारी आदत का हिस्सा बन गया है। तो मैं बताऊं, अब ये नंबर पहला, सुबह उठे सबसे पहले आपने एनीमा करना है। कब तक करना है? जब तक काला पानी निकलना बंद ना हो जाए। नॉर्मल वाटर डालना है, टैप वाटर, वो नॉर्मल पानी निकला, स्वस्थ हो गया आप। सेकंड नंबर पे आपको आना है वॉश बेसिन पे आपके, और वॉश बेसिन पे आपको कल से ही पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट बंद कर दो। सारे पेस्ट केमिकल से बनते हैं, सब में सिलिका होता है, सब में 14 तरह के जहर होते हैं। वो पेस्ट बंद कर दीजिए। पेस्ट बंद कर देंगे तो क्या करना है? या तो मेरा मंजन ले लीजिए, मैंने बनाया है, वो आज बहुत प्रसिद्ध हो गया है, मात्र 200 रुपये का मंजन है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजेंगे, आपके घर वो डिलीवर हो जाएगा, और जितना कुरियर चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। यदि स्पीड पोस्ट से आता है यहाँ तो स्पीड पोस्ट से आएगा ना। लेके आए हैं? हाँ, मैं आपको दिखाने लाया हूँ, सिर्फ मैं बेचूंगा नहीं, मैं क्योंकि मैं सेल्समैन नहीं हूँ। हम एक भी काउंटर से नहीं बेचते। नाम है 30 बूटी। क्या नाम है? 30 बूटी। बूटी मतलब जड़ी बूटियाँ, 30 मतलब 30। हाँ, किसी को लगता है कि ये तो अपना मंजन बेच रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है बेचने की। ये पर्चा है, पर्चे में इसकी 30 जड़ी बूटियों के 30 फोटोग्राफ डले हुए हैं। आप जब भी मार्केट जाएं इस पर्चे को ले जाएं और दुकानदार से कहें कि 25-25 ग्राम की ये सारी जड़ी बूटियाँ निकाल दे। निकाल देगा? नहीं निकालेगा क्या? आंवला यहाँ नहीं मिलता क्या? यहाँ मिलेगा कि नहीं, लौंग, आंवला, अरे यहाँ नहीं मिलता। आप घर भी तो जाते हैं कभी कभी अपने घर, बस एक बार वहाँ जाके बनवा लीजिए। शैलेंद्र श्रीवास्तव से मंजन लेने की भी जरूरत नहीं। दुनिया का पहला ऐसा आदमी हूँ मैं जो इंग्रेडिएंट बेच रहा, प्रोडक्ट के साथ इंग्रेडिएंट बेच रहा है। जो उनको प्रोडक्ट लेना है वो मेरा प्रोडक्ट ले लो, मात्र 200 का तो है। और जिन्हें नहीं लेना तो भी मुझे को 100% पता है कि यदि आप इसकी 50-50 ग्राम या 20-20 ग्राम भी निकलवाएंगे तो मेरे प्रोडक्ट से महंगा ही पड़ जाएगा, क्योंकि आपको इतना कम वो सस्ते रेट पे तो लगाएगा नहीं। तो आप निकलवा लीजिए, ले लीजिए, उसको पिसवा लीजिए वहीं पास में। आपको आज से मंजन कर, हाँ अभी कहेंगे आप कल से तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। आपकी दुकान है पास में, हल्दी मिलती है कि नहीं मिलती? उसमें बताइए, हल्दी मिलती है कि नहीं मिलती? और नमक, सेंधा नमक पाउच वाला मिलता है कि नहीं मिलता? बस 100 ग्राम हल्दी खरीदना है, 100 ग्राम सेंधा नमक खरीदना है, दोनों को घर पे लाके मिक्स करना है और आपके वॉश बेसिन के ऊपर डब्बे में भर के रख देना है। अब आपको करना क्या है? खोलना है। इस तरह से खोला आपने, इसको ऐसे हाथ में लेना है, इसको ऐसे हाथ में लिया। इसको हाथ में लेने के बाद ऐसे उंगली से आपको अच्छे से क्या करना है? मसाज, थोड़ी देर तक, पूरा 1 मिनट तक आप मसाज करें। इधर के दांत, सामने के दांत, अब पीछे
दांत के इधर के पीछे, इधर के पीछे, ऊपर के पीछे, ऊपर के पीछे, और लास्ट वाले दांत जो है जड़, उसको नीचे वाली जड़, इधर वाली जड़, इधर वाली, पूरा आपको हर दांत पे उसको मल लेना है। मल लेने के बाद जितना बच्चा वो भी करना है, हाथ धोया, कुल्ला करा, दैट्स ऑल। ताली से बजा दीजिए एक बार। ये हो गया। ये देखिए, इसको सूंघ के देखिए, यहाँ से वहाँ तक भेजिए जरा, इसको सूंघिए जरा। दांत का जो बीमारी है, हाँ है, दांत का बीमारी है, जैसे कई होल है, कई मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको जो मंजन है, इसके इंग्रेडिएंट देखिएगा, वो आप करेंगे तो आपकी कोई दांत की बीमारी बचेगी ही नहीं। डेंटल हॉस्पिटल बंद इससे। हाँ, किसी को ये नहीं मिलता भाई, तो डाबर का लाल दंत मंजन तो मिलता ही होगा, पतंजलि का पाउडर वाला मंजन तो मिलता ही होगा। मैं मना नहीं कर रहा कि आप मेरे ही लो, कोई भी पाउडर वाला जिसमें केमिकल ना हो, जिसे खाया जा सके, दैट्स ऑल। नहीं मिल रहा तो भाई मैंने हल्दी बता दिया, सेंधा नमक बता दिया, लौंग नहीं मिलेगी क्या यहाँ पे? लौंग मिल जाएगी। लौंग के अलावा बबूल की छाल यदि मिल जाती है सूखी, और नीम की छाल मिल जाती है, थोड़ा सा आंवला मिल जाता है सूखा, जो चीज़ें में इंग्रेडिएंट में जितनी मिल जाती हैं उतनी ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, करने लगिए बस। और यदि आपके घर में किसी को थायराइड है, मैं दावा कर रहा हूँ थायराइड है, मेरा मंजन या इस जैसा कोई मंजन 2 महीने करिए, थायराइड खत्म। क्योंकि थायराइड बीमारी कब से होने लगी? जब से हम पेस्ट करने लगे। पेस्ट क्या करता है? थायराइड के ग्लैंड्स को नुकसान पहुंचाता है और वो उसका डैमेज करता जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी वो ब्लॉक कर देता है। आप ब्रश करने के बाद आपको लगता होगा कि मुंह सूख गया, ऐसा सूखी, मुंह सूखा थोड़ी रहना चाहिए, मुंह के अंदर लार बनती रहनी चाहिए। अभी आप जो लोग पेस्ट करके आए हैं, वो ये जो खाना खा रहे हैं ना, ये बिना लार का खा रहे हैं। और लार क्या करती है? लार उस खाने के ऊपर नाम लिखती है कि किधर जाना है। यदि ये ब्रेड पकोड़ा है तो ये अलग जाएगा, और यदि इसके साथ आप सेब खा लें तो सेब अलग जगह जाएगा। तो लार क्या करती है? कोडिंग करती है, एड्रेस लिखती है। लेकिन यदि लार नहीं बनेगी तो क्या होगा? कोई पोस्ट मास्टर के पास लेटर पहुंचा, उसमें एड्रेस नहीं है, तो वो क्या करेगा? 2 काम में से एक काम करेगा, या तो डस्टबिन में डालेगा या उसको स्टोर में डालेगा। स्टोर में डालेगा मतलब लोग क्या होने लगेंगे? मोटे होने लगेंगे। और जिनको बाहर फेंक दिया वो लोग कैसे हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। तो उसको 2 तरह के थायराइड बोल दिया, हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड। मोटा वाला थायराइड, पतला वाला थायराइड। फिर आप कौन से में आते हैं? एक में तो आ ही जाएंगे। थायरॉक्सिन आपकी जिंदगी भर के लिए चालू, बंद करिए, मैं बता रहा हूँ बंद करिए। क्या बंद करिए? पेस्ट बंद करिए। चले आगे बढ़े। हाँ, मिल जाएगा। सर ये आजकल वो एक्टिवेटेड चारकोल वाले भी जो आते हैं ना, जो अंदर बैक्टीरिया जिसके मतलब जिससे दांत काले हो जाते हैं, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल से कुछ पेस्ट बनाते हैं और वो लगाते हैं, तो बैक्टीरिया जब किल हो जाता है तो जैसे काले काले जी जी, तो क्या ये यूज करना है? बिल्कुल गलत बात। चारकोल बहुत खतरनाक चीज़ है। चारकोल मुंह में डालना मतलब उसका एक छोटा सा पार्टिकल हमारे अंदर भी चला जाएगा। और चारकोल बनता काहे से है? मरे हुए जानवरों की हड्डी को जलाने के बाद चारकोल बनता है ना, मरे हुए जानवर। हम क्या बोल रहे हैं? हम आंवले का पाउडर बोल रहे हैं। आंवला जानते हैं आप क्या होता है? आंवला जानते हैं? आंवला आपको पता है, अंग्रेज बोलते हैं कि, अंग्रेज क्या कहते हैं कि एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। ये अंग्रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेजों के पास आंवला नहीं है। मैं आपसे बोले नहीं रहा चारकोल करो, काहे को चारकोल करें? हम आंवला ले लेना, सिंपल। आंवले को सुखा लो और सुखा के उसको पीस लो और उसके पेस्ट पाउडर से कर लो, दैट्स ऑल, है ना। आप उसको सूंघिए, आप उसको चक्के देखिए जरा सा, आप उसको खा सकते हैं। नेपाल के तुमड़ू के बीज का पाउडर है वो, अकरकरा है उसमें, माजू फल है उसमें। माजू फल जानते हैं क्या होता है? किसी को मालूम है माजू फल क्या होता है? किसी को मालूम है माजू फल क्या होता है? नहीं मालूम। माजू फल पेड़ में नहीं उगता, माजू फल पेड़ में नहीं उगता। माजू फल एक पेड़ की पत्ती होती है, उसमें एक ततैया नाम का कीड़ा होता है। वो ततैया अपने बच्चे के लिए वहाँ पे एक लार्वा छोड़ के जाता है। वो लार्वा उस पत्ती के से रस चूस के एक अपना शेल बना लेता है, जैसे कुकून
कोकून क्या है? शेल है। ऐसा एक शेल बना लेता है और वो शेल इतना मजबूत गोल बन जाता है, बिल्कुल अंडे जैसा गोल, और वो उसके अंदर रहता है 3 महीने बच्चा। 3 महीने बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बच्चा उसमें से एक छेद करता है। माजू फल में एक छेद मिलेगा आपको, वो छेद करके वो बच्चा उड़ जाता है। लेकिन वो जो शेल है वो इतना मजबूत है कि उसको आप लेके मार्केट से अपनी मिक्सी में मत पीस लेना, नहीं तो मिक्सी के ब्लेड है ना, ब्लेड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, माजू फल नहीं टूटेगा। उसको हमको खलबट्टा, जानते हैं किसी को क्या होता है? खलबट्टा एक लोहे का वो होता है, उसमें खलबट्टा से कुटवा के तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद हमको मार्केट में पिसवाना पड़ता है प्रोफेशनल चक्की से। अपने घर की मिक्सी से हम उसे नहीं पीस सकते, वो इसमें डला हुआ है। इतने मजबूत दांत कर देगा, आपको ज़रूरत ही नहीं किसी डेंटल वेंटल की प्रॉब्लम की। चलिए, हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, चाहिए आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 3 दिन में आपके पास घर पे आ जाएगा। जहाँ का एड्रेस देंगे, एक्स्ट्रा नहीं, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्यों नहीं आता? हमारा बिल आएगा, हमारे लेटर आते हैं, हमारा प्रपोजल आता है, यहाँ से वहाँ लेटर जाते हैं। स्पीड पोस्ट कहाँ नहीं जाता? स्पीड पोस्ट से आ जाएगा। हाँ, 202 रुपये का कीमत है, सुन लीजिए, 202 की कीमत है। स्पीड पोस्ट का जो भी खर्चा आएगा उसकी रसीद की मैं फ़ोटो भेज के आपको भेज दूंगा। यदि उसने मुझसे 70 रुपये लिए तो आपसे 70 ले लूँगा, यदि उसने मुझसे 50 लिए तो आपसे 50 ले लूँगा। जी, 41 लगे तो 41 बॉक्स में, सर बॉक्स में डालिएगा तो पार्सल वाले में जाता है। पार्सल वाले में क्या होगा, 1 किलो का मुश्किल से 60 का। हाँ हाँ, तो वो मेरे किसी के घर, आपके घर में मंगा लिए, वहाँ से चलिए। एनिमा, 1 मिनट, एनिमा किसी को कोई क्वेश्चन? मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं। मंजन, किसी को कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। अभी तक हमारे पास ये नहीं है, तो आपने कहा हल्दी और सेंधा नमक, बस। सरसों का तेल। सरसों का तेल जरूरत नहीं है। सरसों का तेल की जरूरत तब है जब आपको पायरिया है। नहीं, लेकिन एक दिन करते हैं, थोड़ा आसानी से उसको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अभी करके दिखा दूंगा इस बार। वही करिए, बाकी छोड़ दीजिए। संडे में हम अलग चीज करते हैं, मतलब जैसे नहीं करेंगे लीफलेट। हाँ, लीफलेट ये आगे बांट दीजिएगा, थोड़ी सी मैं और ला देता हूँ ऊपर। चलिए, में सरसों तेल मिलाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यदि हल्दी और सीधा नमक जब तक कि ये नहीं आए, इसमें सरसों तेल मिलाने की आवश्यकता है? हाँ देखिए, 1 मिनट, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। हल्दी, सेंधा नमक, और यदि उसमें 10 ड्रॉप सरसों का तेल डाल दें तो वो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया। वो तो ऐसा हो गया कि आपका सरसों का तेल हर तरह के बैक्टीरिया को मारता है। आप केरी काटते हैं, 4 दिन बाद केरी सड़ जाएगी, लेकिन सरसों के तेल में डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं, यही तो करते हैं ना। बनता क्या है? अचार। सरसों का तेल, हल्दी और नमक से क्या बन गया? तो वो जो कैरी है जो 3 दिन में ख़राब हो जाती, वो 30 साल में ख़राब नहीं होगी। कई अचार 30-30 साल पुराने हैं, ख़राब नहीं होते। तो भाई साहब, जब इतना बढ़िया चीज़ हमने अपने दांतों में सुबह ही घिस ली तो अब कीड़ा वीड़ा लगने का और सारी बैक्टीरिया होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ, लेकिन बच्चों से जैसे मैं आप कहोगे तो कौन से नमक रोज़ क्या तेल में लगा देने से एक दिक्कत ये हो जाती है कि रोज़ तेल लगाना, हाथ गंदे होते हैं। वॉश बेसिन है ना, वो तेल तेल रहता है। बीबी चिल्लाती, बेटी तो है ना, बीबी चिल्लाती है कि तुम पूरा वॉश बेसिन पीला कर देते हो, खुद धोया करो अपना। सीधा सीधा मंजन कर लो, काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कहना। हाँ जी सर, जैसे सर कोई इसमें तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हाँ। हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल हर समय यहाँ तो पॉसिबल नहीं है जी कि जी चीजें मिल जी जाएं। जी 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 तो सर कोई सिंपल तरीका है जो मतलब बताया ना मैंने, सेंधा नमक। आप फोन करें, हम भेज देंगे। नहीं नहीं, सेंधा नमक और हल्दी, मिलेगा नहीं आपको, 2 ही चीज़। सामान हो। अब इसमें से तीसरी कौन सी मिल रही है भाई? एक ना एक तो मिल ही जाएगी, लौंग मिल जाएगी। जितना मिले मतलब हाँ भाई, 5 चीज़ें मिल गई आपको, 4 मिल गई, वो पीस लीजिए, कर लीजिए बस। हाँ, मैं आप अपने नंबर दे दीजिएगा तो मैं सब चीज़ों को व्हाट्सअप कर दूंगा। ये जो वीडियो बन रहा है, सुनिए, ये जो वीडियो बन रहा है ये भी यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े अपन, 1 मिनट आगे बढ़े। अभी हम कितने बजे उठे? हम उठे 5 बजे, मान लीजिए 5 बजे हम फ्रेश हुए, टॉयलेट गए, वहाँ हमने एनिमा करा, उसके बाद हम वॉश बेसिन पे आए, हमने मंजन करा। अब 7 बज गए, सुबह 7 बजे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं आप।
5 बजे उठ गए पानी पी सकते हैं, 6 बजे पानी पी सकते हैं, 7 बजे तक कुछ भी खाना नहीं है। 7 बजे आपको पीना है जूस, लिख लीजिए 7 o'clock। 5 o'clock आप टॉयलेट, 5:30 पे आपने मंजन और 7 o'clock आपने जूस। अब जूस के बारे में बता देता हूँ, है ना। जूस कैसे बनाना है। 3,500 रुपये की आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक बार, जिनके पास वो नहीं है। क्या? सुजाता का जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर सुजाता, कंपनी सुजाता ही लीजिए, दूसरी मत लीजिए। कीमत है 3,500। हाँ ले लिया तुम, इसलिए नहीं कि सुजाता का मैं सेल्समैन हूँ, मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे मालूम है कि वो बेस्ट आइटम है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, बेस्ट आइटम। मैंने त्रिपाठी भी यही बात बोल रहा है। हाँ हाँ पंकज त्रिपाठी भी यही बात बोल रहा है। पंकज त्रिपाठी तो उसको बेच रहा था। चलिए आगे बढ़े। आपको करना क्या है, आपको पहला दिन मैं बताऊं, पहला दिन आपको ग्रीन जूस पीना है। आगे लिख लीजिए ग्रीन जूस जी, लिख लीजिए। कोई जरूरी नहीं आप जिंदगी भर यहीं रहेंगे, हो सकता है 3 साल बाद आप ग्रीन एरिया में पहुंच जाएं, है ना। 2 साल में ही, है ना। सर ने 1 साल कम कर दिया यार, 3 क्यों बोल रहे? 2 साल मेरा 3 साल कंप्लीट होने कंप्लीट होने ये आपने कोई दुखती रग छेड़ दी है। हाँ दूध रख छेड़ दी, ये तो टॉपिक ही बदल गया। वो बारात में होता ना, जब गाना चल रहा था, फिर वो एक आपने 2 साल गलत बोला, 3 साल आपका 2-3 महीने। 3 साल। ये तो फूफा जी वाली बात हो गई है ना। चलिए। 2 साल के लिए 3 साल पूरा करवा देता है। दूसरा मिल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तो वॉलंटरी रह रहा है। जूस आपको करना क्या है वो आप लिख लीजिए। एक मुट्ठी, सबको में एक मुट्ठी, मतलब अपने हाथ की अंजुली, ऐसे सीधा हाथ करिए, इसकी जो अंजुली में जितना आ जाता है, धनिया पत्ती लिख लीजिए, धनिया पत्ती। अच्छा ये बताइए आपके ग्रीन पत्तियों में क्या क्या मिलता नहीं नहीं पहले तो लिखवा दें दो, रुक जाओ, है ना। वो यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा। पुदीना, पुदीना पत्ती, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता जानते हैं, करी लीफ, नीम की एक पत्ती, कड़ी पत्ता, पालक, पालक जानते हैं, पालक, चौलाई लिख लीजिए, जिनको नहीं आता वो भी लिख लीजिए, नहीं मिलेगा वो छोड़ दीजिएगा। चौलाई, 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 सरसों, सरसों की भाजी, सरसों की भाजी, ये तो मौसम है सरसों का। मूली की भाजी, भाजी यानी सर भाजी 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 मतलब हरी लीफ, ग्रीन लीफ, भाजी मतलब ग्रीन लीफ, मूली की भाजी, मूली की पत्ते, है ना। ये बदले मुनगा, मुनगा जानते हैं, ड्रम स्टिक, हाँ मोरिंगा, मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, सहजन, हाँ जी सहजन, आधा नींबू, बहुत पौष्टिक, आधा नींबू, कमाल की चीज है। एक आंवला, एक आंवला, सब्जी बना के भी साग, आधा चम्मच भुंजी सौंफ, आधा चम्मच भुंजी सौंफ, आधा चम्मच भुंजा जीरा, आधा चम्मच भुंजी सौंफ, आधा चम्मच भुजा हुआ जीरा और स्वाद अनुसार सेंधा नमक, और एक चुटकी दालचीनी पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक और 1 पिंच दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर। इसको सबको डालिए मिक्सर में, 1 ग्लास पानी डाल दीजिएगा और इसको ग्राइंड कर लीजिएगा अच्छे से। जो ग्राइंड होगा बढ़िया सा एक जूस बन गया, उसको छान लीजिएगा, छान के सुबह सुबह पी लीजिएगा। अगर अच्छा ग्राइंड करके बिना छाने पी सकते हैं, जैसे मैं पीती हूँ तो बिना छाने हाँ। पीती हूँ, मैं तो बिना छाने पी जाती हूँ। दालचीनी, लेकिन लोगों को बड़ा वो रहता है कि अब तो सिनेमन, मोटा-मोटा सिनेमन चीज़ बोलते चबा हैं, जाते हैं, दालचीनी। वो पत्ता का दाना सब वो नहीं पीते, मैं तो पी जाती हूँ। नीम को नहीं डालना। क्या? नीम की एक पत्ती, नीम, देखिए नीम और कड़वा करती है। नीम और दूसरा गिलोय। गिलोय, गिलोय और नीम की पत्ती आप वो लोग डालें जो वो पी सकते हैं, वो मेडिसिन वो है, ये हर कोई नहीं पी सकता। अंतर है ना, दोनों हर में। कोई नहीं पी नीम सकता। और गिलोय मेडिसिन है,
बाकी जो पत्ते बताए ये डाइट है, ये डाइट है। तो हम अगर अच्छी डाइट रखेंगे तो मेडिसिन की तरफ जाना नहीं, तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वांटिटी क्वांटिटी मैंने बताया एक मुट्ठी टोटल मिलाकर के। टोटल। हम लोग तो 100 ग्राम देखिए सुनिए, धनिया के पत्ते आप इसमें डालेंगे कितने आ जाएंगे? पत्ते धनिया के पत्ते। नहीं उतना नहीं, ऐसे हाथ रखिए। अब इसमें धनिया के पत्ते रख लीजिए जितने भी आ जाए, डाल दिया। इसमें पुदीना रख लीजिए, 100 ग्राम डाल दिया। इसमें कड़ी पत्ता रख लीजिए, डाल दिया। इसमें पालक के कितने पत्ते आएंगे? 3 या 4 पत्ते आएंगे, डाल दिया। और यदि ज़्यादा भी हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कम भी हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ पत्ते नहीं मिले, अकेला धनिया, सुन लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्णहरित की। पर्णहरित जानते क्या होता है? जो पत्तों में ग्रीन कलर होता है वो खाना है हमें। तो नहीं कुछ मिला तो केवल धनिया तो मिलेगा, केवल पालक मिल गई उसका ही बना लिया, केवल कड़ी पत्ता मिल गया उसका बना लिया। लेकिन सूखा नहीं अधिकतर ये चीजें नहीं, हमारे घरों में सूखी हुई मिलती सूखी नहीं। सर मैंने अभी एक सप्ताह पहले धनिया पत्ता मंगवाया था। हाँ। पता नहीं क्यों थोड़ा सा पिसवा लिया, 2 चम्मच हाँ धनिया पत्ता कच्चा हाँ और उसका 2 गिलास पानी। हाँ जी ये लगातार 1 सप्ताह किया हूँ। फिर लेकिन बोला है कि फिर छोड़ना है इसको। 1 सप्ताह फिर करना। ठीक है सब आगे बढ़ते चलिए। इसमें आप कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे बढ़े। ये कितने बजे पिया आपने जूस? 7 बजे। डेली पीना है। ये सिर्फ संडे को प्रैक्टिकली हो पाएगा। नहीं देखिए सुनिए। अब आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली, आपसे जूस नहीं बन रहा। अभी सर ने बताया धनिया पत्ती ले लीजिए, जब लंच करने बैठे हैं, ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, उस समय काटिए। दाल में ज़्यादा धनिया डाल लीजिए। हमें किससे क्या करना? हमने मुंह से खाया कि जूस बना के पिया। हमको तो कम से कम 100 से 150 ग्राम हरी पत्तियां हमारे पेट में जानी चाहिए। और 7वां दिन मैंने महक नहीं लगा। अब अगले बढ़ते हैं। एक दिन ग्रीन जूस हो गया, अगले दिन आप बनाएंगे रेड जूस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जूस। मैं दावा करता हूं कि इससे ज़्यादा अच्छा जूस नहीं बन सकता। इसके लिए क्या लेना है आपको? आधा किलो गाजर। अब जिनको नहीं मिलती वो छोड़, ये 1 गिलास के लिए बता रहा हूँ, 1 गिलास के लिए, आपके अकेले के लिए बता रहा हूँ। आधा किलो गाजर, आधा चुकंदर, टेनिस बॉल साइज का आधा चुकंदर और 1 अनार। 3 चीज़ें रखना है। अनार के दाने, कितने दाने? टेनिस बॉल साइज का अनार, 1 अनार, आधा चुकंदर और आधा किलो गाजर। इसको आपको तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्सी के जूसर में, ग्राइंडर में नहीं, जूसर में डालना है। और जूसर से निकालेंगे 1 गिलास लबालब भरा बन जाएगा 250 ml। हम बनाते ही नहीं, हम पूरे भोपाल में 450 घरों में सप्लाई करने का मेरा बिजनेस है। ये कोरोना के बाद बना एक बिजनेस प्लान है। मेरे पास 8 डिलीवरी बॉय हैं जो सुबह आ जाते हैं, 4 बनाने वाले लड़कों की टीम है जो 4 बजे आ जाती है। आज एक लड़का नहीं आ पाया, मैंने यहीं से उसको ओला करा, वो आ गया, बन गया। गाड़ी पंचर हो गई थी तो बन गया। अभी तक तो सारे लोगों ने, मेरे 450 घरों ने पी लिया होगा। ये तो सीजनल फल है, तो क्या आप सीजन में ही एज अ सप्लाई करते हैं या फिर बाद में? नहीं, सीजनल बिल्कुल भी नहीं है। गाजर 12 महीने हमें मिलती है। हाँ, गाजर की क्वालिटी अलग होती जाती है। अभी देसी गाजर है, फिर वो हाइब्रिड वाली गाजर आ जाती है, पेप्सी लाल वाली, पिंक वाली, वो उससे बनाते हैं हम। लेकिन पूरे 12 महीने हम लोग 5 तरह 6 तरह के जूस बनाते हैं, जिसमें ग्रीन जूस हम 30 रुपये का देते हैं आपके घर पे। माँ इतना प्यारा। एक बात बोलना चाहूँगी, हम तो उनका नेचुरोपैथी का ही सेशन था 3 डेज का। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका कैंटीन ही होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत खाना वाना अच्छा खा लेते हैं, तो उन्होंने अपने कैंटीन वाले भैया को भी बुलाया और उनको बनाना हम लोगों ने सिखाया। और उन्होंने क्या किया, मैं आपको भी ये बात बोलना चाह रही थी, आप भी तो सारे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप कोशिश करिए कि ऐसा एक जूस का प्लान, वो सेंटर बना लें, सारे आके यहाँ पी लो। कितना आसान है। रोज खुद नहीं बना पाएंगे, आपके घर में आपकी फैमिली भी नहीं है, आप खाना ही खा लेते हो, बहुत है खाना भी तो आप हॉस्टल में खाते हो, तो सारे मिलके क्या आप ऐसा नहीं कर सकते अपने हेल्थ के लिए एक अच्छी सी चीज़ बनाना शुरू कर दीजिए। और जरूरी नहीं है कि एक दिन जूस में हरा, एक दिन गाजर, जो जिस दिन अवेलेबल है, 4-5 तरह की चीजें, चलिए जो जिस दिन अवेलेबल है उस दिन आगे बढ़ते हैं। ये ग्रीन जूस हो गया, रेड जूस हो गया। एक प्रश्न मेरा सबके लिए होगा, वो पूछने रहे जी। कि जैसे ये आधा किलो गाजर तो
डेली बंदा लाएगा नहीं, ऐसे स्थानों पे मिलेगा। हाँ। किसी दिन जोश में आके हम लें, कितनी इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? हाँ मैक्सिमम लाते हाँ आपके ठंडी जगह पे ये इसमें कम से कम 10 दिन shelf देखिए life ये 1 हफ्ते तो आराम से चलती है, 1 है। वीक। जूस की नहीं, जूस रॉ गाजर रॉ जूस में बना 3-4 नहीं नहीं रॉ गाजर। इसको करना क्या है, आप ले आए 5 किलो गाजर, सुनिए 5 किलो गाजर लाए, एक साफ सा कॉटन का कपड़ा लिया, उसको गीला कर लिया, गीला करके जितने ताकत से निचोड़ सके निचोड़ दिया, मतलब उसका पूरा पानी निकाल दिया। अब उसमें गाजर रखी, उसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, पिलो जैसा बना दिया और उसको फ्रिज में रख दिया। 1 हफ्ते उस गाजर का कुछ नहीं होगा। धनिया पुदीना पत्तियां सब रख सकते हैं आप स्टोर करके, मतलब आपको पूरे हफ्ते का सामान 1 दिन लाना पड़ेगा। आप इतने लोग हैं, अगर फील्ड हॉस्टल में आप यहाँ पर कैंटीन में करवाते हैं आपका जो भी मैस है, तो आप तो माजे से 50 किलो गाजर मंगवाइए, 1 हफ्ते तो तक चलाइए, फिर 50 सब मिलके हाँ। कर सकते हैं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दिया। ब्रेकफास्ट में जूस से बढ़िया तो वैसे ही ब्रेकफास्ट में होगा। जूस करवा दीजिए। हाँ देखिए, अब आपने बोला, देखिए जूस से बढ़िया, उसका जूस पी लीजिए। जूस से बढ़िया वो कह रहे हैं तो बिना, देखिए रोज आधा किलो गाजर चबा चबा के खाना, चुकंदर खाना, अनार के दाने निकाल के खाना, प्रैक्टिकली 3 दिन खाएगा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन खा लेगा। 10 दिन के बाद वो नहीं खाई जाएगी अंदर, लेकिन जूस टेस्टी होता है, जूस आप पी सकते हैं। मैं तो सर फिर भी काटती हूँ। मैं आपसे नहीं कह रहा यहाँ पे कि आप मैंगो शेक पिए, मैंगो को शेक करके पीने की ज़रूरत नहीं है। मैंगो आप बिना शेक करे खाइए। मैं खाता हूँ गुआवा, मैं खाता हूँ बेर, मैं खाता हूँ सारे फल, पपीता, बिल्कुल भी शेक नहीं बनाता, लेकिन गाजर का जूस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेठा। सर ये गाजर का हलवा सर, नहीं भैया बात यहाँ पर फिर से मैं आपको क्लियर करूँ, बात हो रही है रॉ खाने की। किसी भी चीज को पकाकर खाना ही नहीं, जो यहाँ बताया जा रहा। जो फायदा बिना पका हुआ भोजन करता है, जो खाना है अपक्व जो खाना है वही फायदा देगा, वही आपको ग्रीन सिंथेसिस देगा, वही आपको ब्लड सेल्स में आपका वो काम करेगा। पका हुआ तो जो हम कढ़ैया में डालते हैं, उसमें लहसुन मिर्ची का तड़का लगाते हैं, वो तो उसकी लाश खाते हैं, बाजी होगी। असली क्या खाते हैं, तो वो में कितना वो तुम्हारा पेट भरता है, वो हमारे को असली गुण नहीं दे सकता। चलिए आगे बढ़े। अब एक और जूस मैं आपको बता दूं जो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिवर्धक जूस कहलाता है, वो है पेठा। नाम उसका है पेठा, इंग्लिश में कहते हैं ऐशगार्ड, हिंदी में कुमड़ा भी कहते हैं, सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं, और आगरे में इसी इंग्रेडिएंट से मिठाई बनाई जाती है, उस मिठाई का नाम भी पेठा है। तो वो वाला मिठाई वाला पेठा नहीं, उसका जो कद्दू जैसा आता है सफ़ेद कलर का, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आजकल सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है। 1 दिन में कद्दू खरीदेंगे आप तो वो कद्दू महीने भर भी ख़राब नहीं होता। आप उसको लीजिए, काटिए, उसको छील दीजिए, छीलने के बाद जो उसका पूरा गूदा है बीच का, उसको डालिए मिक्सर में। आपकी बात जूसर में नहीं डालना है, मिक्सर में डालना है। थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालना है, ग्राइंड करना है। कितना लेना है, 1 पाव। 1 पाव में 2 ग्लास जूस बन जाएंगे आराम से। उसको आपको ग्राइंड करना है, गाढ़ा गाढ़ा जूस बन जाएगा, पी लेना है। उससे ज़्यादा शक्तिवर्धक कहीं खोजे से कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बताता हूँ, मैं नेचुरल चीज़ें बताता हूँ। मेरा अपने कोई दुकान नहीं है, मैं यहाँ भेज नहीं सकता जूस, जो मेरे यहाँ बनते हैं वो यहाँ आ नहीं सकता है। यहाँ आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ, इंग्रेडिएंट फिर बता देता हूँ। 1 जन के लिए लेंगे तो 100 ग्राम पेठा, कुमड़ा, ऑब्लिक ऐशगार्ड, सफ़ेद कद्दू, 4 नाम होते हैं उसके। वो आप ले लें 100 ग्राम। उसको काटना है, 100 ग्राम काटिए और 100 ग्राम में से छिलका छील दीजिए। जो पल्प बचेगा उसको आप छोटे छोटे पीसेस करिए, इतने बड़े बड़े 1-1 इंच के। उसको डालिए ग्राइंडर में, 1 गिलास पानी डालिए। ऐसा होता है ये सफेद वाला, ये वाला 1 गिलास पानी डालिए और थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और 1 चुटकी, 1 जन के लिए बना रहे हैं तो 1 पिंच काली मिर्च पाउडर जो उसमें जो ठंडक होती है उसको ख़त्म कर देगा, तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। काली मिर्च पाउडर डाल के उसको निकाल लीजिए। ज़्यादा ठंड रहती है तो आप उसमें इलायची पाउडर भी ऐड, इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ठंड अंदर ठहरती है वो नहीं। सिनेमन डाल सकते हैं अपने हिसाब से। हम डालते हैं सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, पेठा, दैट्स ऑल। चलाइए, छान लीजिए और पी जाइए।
बिना छाने पिएंगे ज़्यादा फायदा करेगा। बिना छाने में उसका पल्प फिकेगा नहीं, वो भी पी जाइए उसका पल्प, वो ज़्यादा फायदा करेगा। ये हो गया वाइट जूस। एक और जूस मैं आपको लिखवा देता हूँ। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए आपको लेना है एक बड़ा वाला करेला, उसको छीलना है। करेला एक लीजिए, एक करेला एक जन के लिए। करेला लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा छील लीजिए, उसको काटिए, अंदर के बीजे हटा दीजिए और उसको करेला को आप अगेन मिक्सर में डालिए, छोटे छोटे पीस करके मिक्सर में डालिए। एक आंवला लेना है, आंवले का जो पल्प है वो गुठली हटा लीजिए और बाकी के आंवले को उसी मिक्सर में डाल दीजिए। छोटा सा आपको एक चुटकी, एक पिंच जामुन की गुठली का चूर्ण मार्केट में मिल जाएगा, वो ले लीजिएगा। क्या? जामुन की गुठली का चूर्ण, वो डाल दीजिएगा। और एक पिंच, वही एक चुटकी आपको डालना है गुड़मार की पत्ती का चूर्ण। गुड़मार, GUDMAR, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। पिंच मतलब एक चुटकी, है ना। गुड़मार की पत्तियों का चूर्ण ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आ जाएगा। या अगर आपके यहाँ तो गुड़मार होता होगा, ठंडी जगह पे होता है। गुड़मार एक पौधा होता है, अभी आप गूगल करेंगे गुड़मार लिखेंगे आपको पत्तियां दिख जाएगी, उसका चूर्ण आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो इंग्रेडिएंट आपको नहीं अवेलेबल हो पाए तो मैं तो हूँ ही, मैं आपका दोस्त हूँ, अब मैं आपको यहाँ कोरियर कर दूँगा, चिंता ना करें, ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएगा। तो क्या करा हमने? करेला, आंवला, गुड़वार, जामुन की गुठली। तो हमने वो एक करेला को छीला, एक आंवला का गुठली निकाल दी, मिक्सर में डाल दिया, थोड़ा सा गुड़मार डाल दिया, थोड़ी सी जामुन की गुठली का चूर्ण डाल दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही चुटकी डालें, 2 चुटकी भी डाल सकते हैं, 3 चुटकी भी डाल सकते हैं। ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा डालेंगे कड़वा हो जाता है, क्योंकि गुड़मार की पत्ती कड़वा हो जाती है। करेला ऑलरेडी कड़वा ही रहता है, थोड़ा कड़वाहट आएगी लेकिन बड़ा टेस्टी जूस बन जाएगा। मेरे घर कभी आप भोपाल आते हैं तो ट्रेनिंग आपकी फ्री है, रहना आपका फ्री है, खाना आपका फ्री है। तो आप आ जाइए, वो मुझे बता दीजिए आप कब आ रहे हैं, तो ताली तो बजा दीजिए, है ना। तो ये सारी ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं डायबिटिक हो, मुझे तो डायबिटीज है ही नहीं, मैं फिर भी हफ्ते में 1 या 2 बार पीती हूँ। क्योंकि सुबह 4 बजे से हमारा वर्कशॉप चली जाता है, आपकी नींद खुली जाएगी। लड़के आ जाते हैं, घर पे ही बनता है हमारे यहाँ बहुत सारा जूस, अपना सामने बनता है और वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया जूसेस। ये कितने बजे, ये अल्टरनेट डेज पे बदल बदल के ले सकते हैं। 2 दिन 3 दिन आपने ग्रीन जूस पी लिया, फिर 2-3 दिन आपने रेड पी लिया, फिर 2-3 दिन पेठे का पी लिया, 2-3 दिन आपने ये पी लिया, जो मंगाया जब तक वो कंज्यूम होता है उसको बस। फिर दूसरा मंगा लीजिए, फिर उसको पी लीजिए। ठीक है। जरूरी नहीं कि इतने ही दिन पीना है, फ्रेश पीना है। पानी मिलाना पड़ेगा, क्यों? पानी मिलाना पड़ता है, तभी उनका फिर 1 गिलास सब में ही डालना पड़ेगा पानी। गाजर, चुकंदर, अनार में 1 बूंद भी पानी नहीं डलेगा, बस। गाजर, चुकंदर, अनार में 1 बूंद भी पानी नहीं डलेगा। और वो अकेला जूस है जो जूसर से बनेगा। जूसर और मिक्सर में बहुत अंतर होता है। वो एक ही मशीन में जूसर का आइटम भी रहता है, उसी मशीन में मिक्सर का आइटम भी रहता है। तो मैं आपको अभी बनाने का वीडियो भी भेज दूंगा, सिखा दूंगा कैसे बनना। आप जब खरीद लें मशीन, मुझे फ़ोन करिएगा ऑनलाइन, वीडियो कॉलिंग पे, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने जूस पी लिया कितने बजे? 8 बजे। अब 7 बजे पिया। अब लिखिए 8 बजे, 8 बज गए। 8 बजे आपको खाने हैं फल, फ्रूट्स, 5 तरह के फल, आपकी बॉडी वेट का 1%। मेरा बॉडी वेट 70 किलो है, 700 ग्राम। यदि आपका बॉडी वेट 80 किलो है, 800 ग्राम। यदि आपकी बॉडी वेट 60 किलो है, 600 ग्राम। यदि आपकी बॉडी वेट 100 kg है, 100 किलो है, 1 किलो आपको फ्रूट खाने हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। हमारे भारत में प्रथा रही है 5 तरह के फलों की। आज भी शादियों में 5 तरह के फल, पूजा में, शादियों में 5 तरह के फल रखे जाते हैं भगवान जी के सामने। तो वो क्या तरीका था कि जब तुम 5 तरह के फल लाओगे, पूजा में चढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली भगवान जी तो खाएंगे नहीं, कौन खाएगा? हम ही खाएंगे। तो 5 तरह के फल खाने हैं आपको रोज रोज रोज। कितने बजे? 8 बजे। आपको डायबिटीज़ है यदि, तो आपको मीठे फल ज़्यादा खाने हैं। आम ज़्यादा खाना है, अंगूर खाना है, पाइनएप्पल खाना है, लेकिन 9 बजे नहीं खाना है, 11 बजे नहीं खाना है। 12 बजे खाए, शुगर हाइप कर जाएगी और बॉडी में शुगर ही शुगर फैल जाएगी। हम खाते हैं 2 बजे, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? यदि 2 बजे खाना हो तो 1 आम का भी 1 पीस चखने के लिए खाइए। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि खाओगे आप 2 ही बजे।
आप नहीं खाने वाले 8 बजे। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, आप मेरे को 8 बजे वीडियो कॉल करिएगा, ठीक 8 बजे अलार्म लगाइएगा, जैसे ही 8 बजे और मेरे को वीडियो कॉल करिएगा, मैं आपको टेबल पे बैठा हुआ फल खाते का आपसे बात करते करते खाऊंगा। फलों की दुकान होती है। कभी कभी मेरे बहुत सारे फल सड़ के फेंक जाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं होती, फिर भी मैं लाता हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम जो अपने अंदर डाल रहे हैं वो जितना अमृत डालेंगे हम उतने बीमार से दूर रहेंगे, और जितना जहर डालेंगे उतना बीमारी से के पास रहेंगे। तो आपको मैंने बताया 8 बजे 5 तरह के फल खाने ही खाने हैं। आज की डेट में जो अभी मैं खा के आया, क्योंकि आज यहाँ तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब मैं भोपाल से चला तो आज की डेट में पपीता बहुत अच्छा आ रहा है इस समय। दूसरे नंबर पे क्या अच्छा आ रहा है? संतरे अच्छे आने लगे हैं। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? केला। केला तो इस समय सीज़न है, बहुत अच्छा केला आ रहा है, बढ़िया केला। केला आपको 12 महीने मिल जाएगा। तो आपको 3 केले खाने हैं, 1 कटोरी पपीता खाना है, 1 संतरा ले लीजिए। आजकल सिंघाड़े बहुत अच्छे आ रहे थे, अभी तक बहुत अच्छे सिंघाड़ा जानते हैं आप, है ना? सिंघाड़े बहुत अच्छे आ रहे थे, वो बेर आने लगे, बेर बहुत अच्छे आने लगे। बेर बेचारा सस्ता है तो लोग खाते नहीं हैं, मूंगफली बेचारी सस्ती है तो लोग खाते नहीं है, और हम महंगे फल खाना, हम सोचते हैं कि महंगे फल खाएंगे तो अच्छे लगेंगे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ के महंगे महंगे फल खाते हैं। नहीं, हमको लोकल फल खाने। लोकल मतलब यदि आप यहाँ पे हैं तो यहाँ जो लोकल फल चलता है वो खाना है। हम भोपाल में हैं तो भोपाल में जो लोकल चलता है वो खाना है। अलग अलग जगहों के फल नहीं खाने। 5 तरह के फल खाने हैं। कितने बजे? 8 बजे। अब 8 बजे फल खा लिए, सुनिए, अब आपने 8 बजे जब खूब सारे फल खा लिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा किसी बात का कि मुझे क्या क्या खाना। अब आपको 11 बज गए, 11 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना, क्योंकि 8 बजे बहुत फल खा लिए। 11 बजे आपको खाना है सलाद, सैलेड। सैलेड में आप मूली ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, आप टमाटर और प्याज का सलाद काट के खा सकते हैं। आप अकेला ककड़ी खा सकते हैं, ककड़ी को छीलिएगा भी मत, उसको धो लीजिएगा, ककड़ी खा लीजिएगा। गोभी के छोटे छोटे टुकड़े खा सकते हैं, शिमला मिर्च के पीसेस खा सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप जो खा सकते हैं, जितनी खा सकते हैं खा लीजिए। लेकिन कितना खाना है आपको? आपने जितने फल खाए हैं उसका आधा। मान लीजिए आपने 800 ग्राम फल खाए हैं तो ये 400 ग्राम। मान लीजिए आपने 500 ग्राम फल खाए हैं तो ये 250 ग्राम। फल का आधा सैलेड खाना है 11 बजे। अब 11 बज गए, अब आपको 12 बजे 1 बजे 1 बजे आपको रूटीन लंच लेना है, जो लेना है आपको वो। लेकिन उसमें आपने खूब सारे फल खा चुके हैं, खूब सारे जूस पी चुके हैं, सलाद खा चुके हैं, तो खाना आधा खाना पड़ेगा। ऑब्वियसली खाना कम हो जाएगा। खाना कम खाइए, खाना नुकसानदायक चीज़ है, खाना आधा खाइए। नहीं खाने की इच्छा हो रही तो लंच स्किप कर दीजिए। खाने की इच्छा है तो खा लीजिए। कितना खाना है? खाना 1 रोटी या 2 रोटी या थोड़े से चावल, या नहीं खाना हो तो मत खाना। ये आपने खाया 1 बजे या 2 बजे के बीच में लंच कर लिया। अब बजेंगे 4 बजे आपको नारियल पानी पीना है, मलाई वाला। उसके अंदर एक मलाई आती है, पहले मलाई खा लीजिए और उसके बाद नारियल पानी पी लीजिए। संभव हो सके आपकी पेट आपको बोले कि अभी और खाना है, आपकी जेब आपको बोले कि आप ले सकते हैं, 2 नारियल पानी एक साथ खा लीजिए, पूरी 2 मलाई और 2 पूरा पानी। अरे बहुत बढ़िया, पेट भर जाएगा। फिर कोई आपको नाश्ते वाश्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको 7 o'clock पे अलार्म लगा लीजिए, 7 o'clock पे आपको करना है डिनर। रात को 7 o'clock पे आपको करना है डिनर। और डिनर के बाद, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, डिनर के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना सोने तक, कुछ नहीं, पानी ही पी सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं खाना। फिर अगले दिन कब खाना है? सुबह 7 बजे जूस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो नहीं खाना है वो लिख लीजिए। नहीं खाना है, पहले नंबर पे जो है नहीं खाना है वो लिखिए एनिमल फूड। कोई फूड यदि एनिमल से आता है, जैसे चिकन आप बहुत प्रेमी हैं चिकन के, नॉन वेजिटेरियन है, 1 पीस चिकन और 1 पीस चिकन, महीने में 2 बार आप चिकन खा सकते हैं, 1 पीस और 1 पीस, दैट्स ऑल। हैं? दूध सर, मैं आप सेकंड नंबर पे आ ही रहा हूँ दूध पे। पहले नंबर पे एनिमल फूड में चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, और अंडा नहीं खाना है,
और दूसरी चीज़ें जो जानवर से आ रही वो नहीं खाना। सेकंड नंबर पे दूध। दूध आपको नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, मठा नहीं खाना है, छाछ नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। सर ये सब नहीं खाते हैं। अरे सर लिख तो लीजिए, अभी थोड़ी हम मना कर रहे हैं, हम कोई घर थोड़ी देखने आएंगे आपके कि खा रहे कि नहीं खा रहे। कागज वक्त चिल्लाएगा थोड़ी। इसको क्या करिएगा, यहाँ से ले जाके टीवी के नीचे रख दीजिएगा टेबल पे, और एक हफ्ते बाद फेंक दीजिएगा बाहर, खत्म बात, टेंशन ही खत्म। सर कोई भी दूध नहीं है, भैंस का दही। हाँ देखिए अब मैं क्लियर कर दूं एक बात। दूध हमारे पूर्वज पीते थे, गाय का दूध कृष्ण के ज़माने से पीते हम आ रहे हैं, भैंस का दूध बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ये जहर है। कैसे जहर, मैं आपको बताता हूँ। आपकी माँ का दूध आपके लिए अमृत था। माँ का दूध जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध भगवान नेचर स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही बच्चे के दांत निकलते हैं भगवान माँ का दूध बंद कर देता है, और उसके बाद वो कहता है अब तुम्हारे लिए दूध की जरूरत ही नहीं। पूरी पृथ्वी में केवल इंसान ही एकमात्र जीव है जो किसी दूसरे का दूध पीता है। कभी आपने शेर को नहीं देखा होगा कि उसने गाय को पकड़ा हो और बोला रुक तेरे को खाऊंगा बाद में, पहले मैं तेरा दूध पीऊँगा। ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। हम केवल अकेले इंसान है पृथ्वी पे जो दूध पीते हैं। अब हमको दूध फायदा, अब हमको दूध नुकसान कैसे करता है सुन लीजिए। जब बच्चा छोटा होता है, माँ अपना स्तन से दूध पिलाती है, लेकिन माँ को फिर ड्यूटी पे जाना है, बच्चों को एक आश्रम में या वो क्या बोलते हैं बेबी क्रश पे रखना है, और उसको कहीं कहीं रखना है, तो वहाँ पे रखने के लिए वो बॉटल का दूध यूज़ करती है। लेकिन जब छोटे बच्चे को पहली बार बॉटल का दूध पिलाया जाता है तो पूरा बच्चा दूध को पीते साथ ही एकदम से, देखो हमने आपको बताया नहीं लेकिन आपको पता है, उल्टी कर देगा। नेचर बॉडी का क्या है? बॉडी का नेचर ये है कि वो दूध जो है वो उसकी माँ का नहीं है, वो फॉरेन बॉडी है, और बॉडी उसको बाहर निकाल देती इमीडिएट। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी 10 दिन 8 दिन वो उल्टेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, एक दिन आया लीवर ने देखा बाहर निकाला, दूसरे दिन आया लीवर ने देखा बाहर निकाला, तीसरे चौथे पांचवे लीवर सोचता है अब ये मानने वाला तो है नहीं, चलो इसको ऊपर से ना निकाल के मैं इसको नीचे से निकाल देता हूँ। तो कुछ दिन बच्चों को दस्त होंगे कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद दस्त होना भी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको निकालने का तरीका ढूंढ लेगी। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, उस लीवर को, उस दूध को निकालने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बना है। आपने कभी कोई गाय को देखा? गाय के स्तन को देख के आपके मुंह में पानी आया क्या? बोलिए, आया कि नहीं आया? नहीं आया। कभी आप मुर्गे के दड़ुओं के बाहर से गुजर रहे हो और वहाँ मुर्गों को देख के आपके मुंह में पानी आया क्या? पानी हमें डिश देख के आता है, और डिश में मुर्गा नहीं होता, मुर्गे में स्वाद नहीं होता, मुर्गे में स्वाद डाला जाता है। तो मैं आपको पर्सनली बताऊं, एक पीस हफ्ते में खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा। दूसरा दूध तो मैं पियाता ही नहीं हूँ बरसों से, केवल आधी कप चाय से भी 2 सिप लगा के मैं छोड़ देता हूँ, बेचारी चाय फिक जाती है, लेकिन मैं नहीं पीता। तीसरी चीज़ आपको जो नहीं खानी है वो दूध में दही भी नहीं खाना है। दही खाने वालों से आप क्वेश्चन करिए, आप एक काम करिए, लाल पैथोलॉजी लैब है रहती है ना, वहाँ जाइए। बोले सर कोलेस्ट्रॉल जिन जिन का बढ़ा है जरा मुझे उनकी लिस्ट बताएंगे आप? मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप बता दें, 3 लोगों के नाम बता दें, उनका फ़ोन नंबर दे दें, और उनको फ़ोन लगाइएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे चल रहा है, क्या आप दही खाते हैं? वो कहेगा हाँ। मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बड़ा है, आप मिल्क प्रोडक्ट खाना बंद कर दीजिए, 1 महीना मत खाइए, चेक कराइए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। क्या होता है, जो दूध हमारे लिए नहीं है तो बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर करके रख लेती है। चाहिए ही नहीं तो स्टोर 2 तरह से करेगी, या तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगी या स्टोन बनाएगी। स्टोन भी क्यों बना रही है? क्योंकि उसको चाहिए नहीं था, तो उसने वहाँ एक बैंक बना दिया, और ज़रूरत पड़ने पे वो ले लेगी। तो स्टोन जिनको हुआ है उनको मैं आप इमीडिएट ट्रीटमेंट से अपन स्टोन ठीक कर सकते हैं। स्टोन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बीमारी है ही नहीं है। आपको दूध खाना बंद कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाएगा। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं मिल्क प्रोडक्ट लेता ही नहीं हूँ। हाँ, घी बिल्कुल मत खाइए,
घी आपको फ़ायदेमंद लगता है, आदत पड़ गई है घी को खाने की, आदत पड़ गई है, लेकिन आप घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको बीमारियां आएंगी, आप बीमारियों के साथ जिएंगे। लेकिन छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आपको ये नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा एम्स खुला है, इतना बड़ा फोर्टिस खुला हुआ है, उनका भी तो विचारों का ख्याल रखना है। सभी लोग बंद कर देंगे तो अपोलो चलेगा कैसे, है ना। तो अपोलो है, फोर्टिस है और बड़े बड़े हॉस्पिटल है। चंडीगढ़ में वो कौन सा PGI बना हुआ है, इतना बड़ा, इतने भीड़ जा रही है, उन भीड़ में अपना नाम लिखाइए। आपको तो आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, NHPC वैसे ही दे रहा है। कान में दर्द होगा तो वो आपके कान का ऑपरेशन कर देते हैं, हटाओ अलग, करो ऑपरेशन इसका, तो तुम्हारा तो कुछ खर्चा आना नहीं है ना, कर लो यार। हाँ यार, ये बात सही, मेरा तो खर्चा आना नहीं है, चलो करा ही लेते, आए तो कराते ही चले अपन। मेरे एक दोस्त है, वो कह लगे मैं अपने भाई का इलाज कराने दिल्ली गया, एम्स में, उनका हार्ट ऑपरेशन होना था। हाँ, हार्ट ऑपरेशन होना था, तो उनने उसको तो कर दिया, वो मेरे को भी कर दिया। मेरी वाइफ को बुलवा लिया कि इनको अटैक आने ही वाला है, इनको लिटा कर रखा, जल्दी आ जाइए। अब वाइफ लोगों को ऐसा बोल दो तो वाइफ तो वैसे ही घबरा जाती हैं, वो कहते नहीं हमारे गहने भेज दो, कुछ भी कर दो, लेकिन करवा चौथ का व्रत हमारा बंद हो जाएगा, हम कैसे ज़िंदगी जिएंगे। तो वो करते हैं ऐसा, वो उनने कर दिया। मेरे साथ भी एक किस्सा ऐसा ही हो चुका है ना। मेरे को लिटा दिया था एक डॉक्टर ने, ये कह के कि तुम्हें तो अटैक आने ही वाला, 2007 की बात है, अटैक आने ही वाला है। मैंने कहा चल लेट जाता हूँ भाई, मेरे भी मजे लिए उनके, फिर मैं बढ़ के चल गए। वो कहने लगे हम जिम्मेदार नहीं है, मेरी वाइफ से बोले इनको कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, और यहाँ रहूँगा और कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे क्या, इसकी भी तो नहीं लेंगे आप जिम्मेदारी। मैं आज 2007 की बात बता रहा हूँ, आज 24 चल रहा है, ना कोई अटैक है ना कुछ है। अब तो साला आ भी नहीं सकता, मैं इतना जूस पीता हूँ। जूस ज़्यादा पीजिए अपनी ज़िंदगी में, फ्रूट ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खाइए, खाना कम खाइए। आगे बढ़ते हैं अपन। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक में नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि दूध में बता रहा था, दूध में आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक वीडियो में भेज दूंगा, आप उसको लंबा देख लीजिएगा। आपको नहीं, आपको लगता है कि नहीं शैलेंद्र गलत बता रहा है, आप सिर्फ एक प्रयोग कर लो भाई। एक बात, वो जो आप बोल रहे हैं दूध से बने सामान का, वो कोई हम देखे थे तो मना कर रहा है, ये वही रामदेव जी बोल रहे हैं कि आप 1 चम्मच घी दे दीजिए। हाँ, देखिए कंट्रोडिक्शन की बात है ही नहीं। सुनिए, कंट्रोडिक्शन की बात है नहीं। रामदेव बाबा जी का अपना प्रोडक्ट रेंज है, पहली बात। दूसरी नहीं सुनिए, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप मत मानिए ना, लेकिन 30 दिन यदि आप दूध छोड़ देंगे, मैं बताऊँ 30 दिन यदि आप दूध छोड़ देते हैं, घी छोड़ देते हैं, मावा छोड़ देते हैं, मठा छोड़ देते हैं, तो क्या मर जाएंगे? हाँ, नहीं मरेंगे तो नहीं ना। तो 30 दिन छोड़ के देख लीजिए ना, केवल 30 दिन की बात। हाँ हाँ, नहीं छोटे बच्चे, सुनिए, छोटे बच्चे कभी भी दूध के लिए नहीं मांगते, बल्कि वो दूध से भागते हैं। तो माँ क्या करती है, उसको पिलाने के लिए दूध में क्या घोलती है, शक्कर पहले नंबर पे। दूसरी माँ घोलती है हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा। हाँ, उसको दूध चाहिए तो अभी मतलब उसको जो गाय का दूध वगैरह हम बॉयल करके वो देते हैं। उसको आदत लग गई। हाँ, तो वो मैं क्या बना रहा हूँ कि बच्चों को दूध जब मिल जाता है ना, तो इतना भारी चीज़ों को चबा चबा के खाने से अच्छा ये है कि एक गिलास भर के खटाक से दूध पी लो, भागो खेल ले। तो वो जो दूध हमारा शॉर्टकट हो गया है, शॉर्टकट। आने वाले टाइम में पता है क्या होने वाला है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये कैप्सूल निकालेंगी कि आपको खाना नहीं खाना है, लंच टाइम में आपको सिर्फ कैप्सूल खाना है। क्या वो सही तरीका होगा? नहीं तरीका होगा, सही तरीका नहीं होगा किसी भी हालत। तो आपकी बेटी यदि मांगती भी है तो वो उसको कोशिश करिए धीरे धीरे उससे दूर करने की, और दूर कर दीजिए। मेरी बात, कोई अल्टरनेटिव नहीं, फ्रूट और खाना। दांत आ गए हैं, वो सारी फल दीजिए, सारे तरह के मेवे दीजिए, ड्राई फ्रूट्स, सारी तरह का खाना दीजिए सब। हम तो उसको मना भी नहीं कर रहे कि वो कुछ भी ऐसा है जो ना खाए, बस वो ना पिए। तो दूध और नॉनवेज कम से कम दीजिए, बाकी सब खिलाइए। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, ये हो गया हमारा दिन भर का डाइट। अब मैं आपके बात बताऊं, ये करने के बाद आप 30 दिन ऐसा भोजन करिए। क्या मैंने जो लिखाया है वो इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, आप एक काम करिए, इस डायरी को संभाल के रख लीजिएगा। कभी आपको कोई भारी डिजीज हो जाए तब आप इसको निकालिएगा, इसको फॉलो कर लीजिए, शैलेंद्र श्रीवास्तव को फ़ोन कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं कि आप उस टाइम का क्यों वेट करें कि जब बीमारी हमारे अंदर आ जाए, जब हम उसको क्योर करें। हम अभी से क्यों नहीं क्योर करने लगे?
भाई आज की टाइम पे किसी के अंदर 1% या 2% का कैंसर का जन्म हो गया है, ये हमें मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं मालूम। हमारे अंदर किडनी में स्टोन बनना शुरू हो गया, मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं मालूम पड़ रहा। तो भाई हम क्या करें, मान ले कि हाँ हो गया। अब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो बायोप्सी कराने जाता है। मैं बोलता हूँ बायोप्सी क्या करा रहे, जरूरत ही नहीं कराने की। मान लो ना कि कैंसर हो ही गया, तो क्या करो, ये अभी से इलाज शुरू कर दो उसका। इलाज के लिए करना क्या है, जो ये मैंने बताया पूरा का पूरा वही खाना है। बस लंच की जो भोजन है उसको स्किप कर दीजिएगा, कैंसर का इलाज हो जाएगा। लंच करना ही नहीं है उस आदमी का, कैंसर का इलाज। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इससे आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं, इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब कुछ तरह की छोटी मोटी एक्सरसाइज में बताऊं जो आपको करनी है, सुन लीजिए। अब आपको कुछ चीज़ें करनी ही करनी है। इसके अलावा ये हो गया डाइट। अब आपको नंबर लिखिए, धूप, विटामिन डी, सनलाइट। धूप आपको लेनी है मिनिमम से मिनिमम पर डे में 40 मिनट। यदि किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, या किसी के पैरों में झुनझुनी चढ़ती है बहुत ज़्यादा, या किसी के दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विटामिन डी कम हो रहा है, विटामिन B12 कम हो रहा है, पूरे बॉडी में चींटियाँ काटती हैं, रैशेज आ रहे हैं, चक्कर आते रहते हैं, अजीब अजीब तरह की प्रॉब्लम हो रही है, B12 कम हो रहा है, B12 बढ़ता है विटामिन डी से। उसको सुबह की धूप 2 घंटा ले, 2 घंटा सुबह की धूप कम से कम 30 दिन लें। 30 दिन बाद सेकंड मंथ से 1 घंटा ले लीजिए सेकंड मंथ, और थर्ड मंथ से 40 मिनट, फिर 40 मिनट की धूप। नॉर्मल पर्सन किस टाइम सर? जी, नॉर्मल पर्सन किस टाइम? सुबह सूरज उगने से लेके 9 बजे तक। उसके बाद फायदा नहीं? उसके बाद तो लीजिए ही मत, उसके बाद मत लीजिए। और शाम को लीजिए, शाम को 4 बजे से सूरज डूबने तक। हाँ, केवल जाड़े के दिन में, ठंड जब ज़्यादा हो जाती है उस दिन आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 12 बजे भी ले सकते हैं, क्योंकि उस समय की 12 बजे की धूप आपको चोट नहीं पहुँचाती, बल्कि वो स्किन को अच्छी लगती है। अभी केवल जनवरी और फरवरी में आप धूप का टाइम नहीं है, किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन मार्च से आपको सुबह लेंगे। हाँ, मार्च में सुबह लेंगे तो धूप। हाँ, ये आपको मैं एक बात बता दूं, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां धूप नहीं लेने की वजह से हो रही हैं। तो धूप लेना पहले नंबर की चीज़ है। आप धूप लेने लग जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और मज़ेदार बात यह है कि हम लोग आज पूरे इस कॉम्प्लेक्स के इस अंदर कब आते हैं, जब धूप उगती है तो हम अंदर आ जाते हैं, और बाहर कब निकलते हैं, जब सूरज डूब जाता है। मतलब हम पूरे दिन विटामिन डी से चूक जाते हैं, और जो फ्री की अवेलेबल चीज़ है वो हमको नहीं मिलती। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर लिख देते हैं शैसे विटामिन डी के, वो हम खाने लग जाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं B12 के, वो हम इजी लगवा लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप धूप में बैठने लग जाएँ तो। हाँ, आपको यदि ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा वो रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस है, तो भी मुझे नहीं लगता कि आप 12 या 14 घंटे काम करते होंगे। 14 घंटे में से भी 1 घंटे तो चुरा ही लीजिए। आप ऑफिस के टाइम में भी लंच करने के बाद थोड़ी देर वॉक करने जा सकते हैं, थोड़ी देर घूम सकते हैं। धूप में घूमिए, अपनी कार को कम चलाइए, स्कूटर को ज़्यादा चलाइए, एक्टिवा खरीद लीजिए, एक्टिवा से चलाइए। मेरे तो किसी दिन डिलीवरी बॉय नहीं आते हैं तो मुझे जूस बांटने जाना पड़ता है, और मैं उस डिलीवरी बॉय को बोलता हूँ कि थैंक यू भाई, तूने 3 घंटे की मेरे को आज विटामिन डी दे दिया। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कि आपको मैंने धूप दे दिया, धूप आपने पूरा बहुत अच्छे से ले लिया, बहुत अच्छा लगा। आपने मंजन छोड़ दिया, आपने दूध छोड़ दिया, आपने नॉनवेज छोड़ दिया, आप 1 किलो फल खा रहे हैं। मैंने जो फल बताया वो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आप 1 किलो भी खा सकते हैं, 1.5 किलो भी खा सकते हैं, ये मिनिमम है। आप जूस पी रहे, हरा हरा लाल लाल, आप पूरी एनर्जी से भर गए। आप ऐसा करके 3 दिन, ज़्यादा नहीं, 30 दिन की बात भी नहीं, केवल 3 दिन का प्रयोग करें। 3 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी एनर्जी डबल हो गई, आपकी फ़ायदा हो गया, आपकी बीपी नॉर्मल हो गया, आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, बल्कि लो साइड जा रहा है। इंसुलिन लेते हो तो आपको डॉक्टर को इमीडिएट दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मेरा एक तो लो हो रहा है, क्या इंसुलिन बंद कर दूं? यदि आप मेटफॉर्मिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन को कम करना शुरू हो जाएगा, और 30 दिन के अंदर मेटफॉर्मिन और इंसुलिन ख़त्म ना हो जाए तो मेरे को फ़ोन करिएगा कि सर नहीं ख़त्म हो रहा है। देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो धूप की बात किया, क्या धूप लेने के लिए कपड़े खोलना होता है या फिर नॉर्मल ऐसे? हाँ, देखिए ये अच्छी बात है, कपड़े खोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कैपरी जानते हैं आप, कैपरी और टी शर्ट पहन के चले तो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत नेचुरल नहीं, यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ। मैं गर्मी में भी, हाँ। अब ऑफिस है ना सर ये, नहीं तो देखिए अब यहाँ बन नहीं रहा, ठीक है ना अपना छत रहे ना भाई, अब यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब इनने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा कपड़े का, कपड़े उधार उतरे होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान ने बेसिकली भगवान ने कपड़े हमारे लिए नहीं बनाए थे, हमारे लिए तो नेचर बनाया था, और हमको नेचर में नंगा ही पैदा किया था, और नग्न ही हम मरते हैं। तो वो जो नग्न अवस्था हमारी है, वो आपने महावीर की मूर्ति देखी होगी, पूरे जिंदगी भर उनने कपड़े नहीं पहने, और वो कभी भी मूर्ति में नग्न नहीं दिखे। बॉडी यदि 100% फिट है तो नग्नता गायब हो जाती है। हमको कपड़े पहन रहे हैं अपने बेडडोलता छुपाने के लिए। सलमान खान या कोई भी फिल्म स्टार ऐसा जो अपने शर्ट को उतारता है तो वो आदमी होता है जिसने अपनी बॉडी को शानदार बनाया है। हम अपनी शर्ट इसलिए नहीं पहने कि हम कपड़े से अपने बॉडी को छुपाएं, हम उतने सुंदर नहीं है बिना कपड़ों के, इसलिए कपड़ा इंडस्ट्री आज इतना चल रही है। आज जो लड़कियों को देखते हैं आप बिकनी में घूम रही हैं, इसमें घूम रही, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे हमारी को बिकनी कहाँ पहन सकते हैं हम बनियान पहन कर नहीं निकल सकते, हम तो जेंट्स हैं, हम तो कैपरी पहन सकते हैं। आजकल कैपरी पहन के लोग नहीं निकलते हैं, क्यों? क्योंकि पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मसल्स इतने लटक गए, थुलथुले इतने हो गए, बुरा लग रहा है हमको अपने आप से ही, तो हम देख नहीं रहे अपने आप को। कोशिश करिए कि कपड़े के बिना जरा अपने आप को देखिए। जिस दिन आप कपड़ों के बिना जितने कम कपड़े पहनने लगे, उस दिन आपको समझ में आएगा। किसी दिन आप जो है वो महावीर को पढ़ लीजिए, महावीर को जिस दिन आप पढ़ेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। महावीर ने कपड़े नहीं पहने और उनके मानने वाले अनुयायी जैन लोग कपड़ों का ही धंधा कर करके आज करोड़पति बन गए। जैन साहब बैठे हैं क्या? जैन में सबसे ज़्यादा कपड़े का धंधा करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा आज जो है वो जैनियों के पास ज़्यादा आता है। आपको नहीं ठीक है, वो सारे जैन यही बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक का बात बताई मैंने आपको? हाँ, ये जैसे आप जूस का करते हैं जी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? हाँ देखिए, हम स्टोरेज करते ही नहीं। सुबह 4 बजे आए लड़के, हमने जूस बनाया, 6 बजे तक जूस बन गया। पानी की जो छोटी बोतल आती है ना 250 ml वाली पानी जिसमें आप पीते हैं, उतनी बोतल, खाली बोतल लेते हैं, उसमें जूस भरते हैं, उसका ढक्कन लगाते हैं, लेबल चिपकाते हैं, डिलीवरी बॉय लेके जाता है, घर पे लोगों को मिलता है, हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी खोलिए, चेक करिए बोतल को और अभी पी लीजिए। लेकिन यदि आप 12 बजे तक नहीं पी पाए तो इस बोतल को फेंक दीजिए, कोई स्टोरेज नहीं। एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको, शायद उनका क्वेश्चन ये है कि जो उसका मटेरियल है उसका स्टोरेज। मटेरियल देखिए, कोई भी चीज़ कट गई, जैसे आम लेकर आइए आप खरीद के, जब तक आम कटेगा नहीं ना, उसमें कट नहीं लगेगा, तब तक मक्के हो क्या मरने की तरफ जा रहे होते हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रेश पीनी है, फ्रेश। उसको पीसा, उसके बाद उसके कोई शेल्फ लाइफ होनी नहीं चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव है ही नहीं, तो जितनी जल्दी पी लो, उसको रखिए मत कि 2-3 दिन तक, 4 दिन। चटनी बना के लोग रख लेते हैं फ्रिज में, 1-1 हफ्ते खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ आइए आप, फ्रिज में हमारे रॉ मटेरियल ढेर मिलेगा, बना हुआ कुछ भी बना हुआ नहीं मिलता, हमारा बनता है, जो खाया भाई को दिया, ले जा भाई तू खा लेना, नहीं तो डस्टबिन में। हम अपने पेट को डस्टबिन बनाते ही नहीं। पेट डस्टबिन नहीं है हमारा। आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो आप नहीं कर पाए हो? ऐसी कोई बात नहीं। ड्राई फ्रूट्स का कुछ? हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन बादाम को आपको पानी में रात को भिगो देना चाहिए, उसको तब खाना चाहिए, क्योंकि बादाम एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से पहलवान का लीवर जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। लेकिन रात में भिगो देंगे और सुबह उसको छील के छिलका हटा दीजिए और उसको चबा चबा के खा लीजिए। बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप बिल्कुल खा सकते हैं आराम से। हमने जो आपको बोला वेजिटेबल खाना है, सलाद खाना है, सलाद के साथ में आप प्लेट भर के ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। आप पिस्ता खाइए, आप चिलगोज़ा खाइए, आप अखरोट खाइए, अंजीर कितनी बढ़िया होती है, पिंड खजूर कितना अच्छा होता है, आप अखरोट खाइए। एक चीज और बताऊंगी, बहुत बढ़िया। आप अगर यहाँ पर लाके अपना सामान रख सकते हैं, पान खाइए, पान। क्या यहाँ मिलता नहीं मैडम? नहीं, कहीं जब भी घर जाता हूँ ना, हाँ। ड्राई भी नहीं करता। पान क्या किस बुलाओ बच्चे करके घूम रहे हैं? पान जो है, तंबाकू ने पान को बदनाम कर दिया। एक्चुअली पान बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है।
इतना हमको डांट पड़ा है, मतलब जब भी जाएंगे घर अभी 10 दिन रहेंगे, 10 दिन सुबह शाम पान बस उसमें आप उसमें तंबाकू मत डालिए, तंबाकू लाल बिल्कुल करिए, भी ये अच्छी सब चीज लाल नहीं है। करिए। पान का पत्ता फुल ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इतना बड़ा पत्ता आपको नेचुरल मिलता है। चूना जो है वो फुल ऑफ आपको पूरा की पूरा आपको क्या बोलते हैं, वो फोटो दिखाएंगे। कैल्शियम। कत्था जो है पेड़ की छाल से बनता है, वो फुल ऑफ आयरन है। मैम थोड़ा माइक ले लीजिए, सुनने नहीं दे इसको रहा। चालू नहीं नहीं, ये ले लो ना। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो पान का पत्ता है वो फुल ऑफ फोटोसिंथेसिस है, पूरा ग्रीन है। मुझे बहुत पहले जब मैंने आपको बताया था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे ट्यूमर हो गया था, बहुत साल पहले की बात है, 14-15 साल पहले की बात। तो मुझे विटामिन B12 मेरा एकदम से कम हो गया था। होता है, किसी भी ऑपरेशन के बाद होता है। मेरी आंतों का ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, आंतों में कट लगता है या कहीं भी तो B12 कम होता है हमारी बॉडी में। तो मुझे समझ में आया, मैंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ बहुत था और हम लोग अपने को अप्लाई करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि जब भी मैं पान खाती हूँ उसके बाद मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो वैसे होती हैं, जो मुझे दवाई खा के नहीं होती हैं। तो मैंने पान खाना शुरू किया, मैंने 4 साल लगातार पान खाया। अभी भी मैं कभी कभी खाती हूँ। तो पान बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें आपको फुल ऑफ कैल्शियम मिलता है जब आप उसमें एक चूने की लेयर लगाते हैं। आपको फुल ऑफ आयरन मिलता है। आयरन जो कत्था होता है ना, वो पेड़ की छाल से बनता है, वो रेड कलर का जो होता है वो पूरा आयरन है, 100% नेचुरल आयरन है। आपको उसमें एपेटाइज़र मिलता है जब आप उसमें सौंफ डालते हैं। हम पान में क्या डालते हैं, पान के इंग्रेडिएंट क्या है, सौंफ डालते हैं, कितना अच्छा एपेटाइज़र है, सौंफ मिलता है। आप उसमें किसा हुआ नारियल डलता है उसके अंदर, फिर एपेटाइज़र, और पेट को ठंडा करता है, विटामिन K10 होता है, B6 होता है, कितना बढ़िया चीज़ है। हाँ, सुपारी नहीं खाना चाहिए। सुपारी अगर आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, लेकिन सुपारी के अंदर कोई बहुत गुण नहीं है। लेकिन नहीं, जब हम पूर्णिया गए थे जॉब में, पूर्णिया, हाँ, सुपारी खा रहे थे क्योंकि वहाँ का पानी जो था ना, वो देखिए वो सीजनल रीजनल पर्टिकुलर जगह की बात है। लेकिन आप सुपारी के अंदर गुण खोजेंगे कि उसमें गुण क्या है, तो कोई खास उसके अंदर है नहीं। क्योंकि वहाँ का पानी वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, सौंफ डालिए ना, है ना। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अफीम की भी खेती होती है, अफीम की भी खेती होती है और सुपारी की भी खेती होती है। तो सुपारी और अफीम दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं, खेती तो उसकी भी होती है, बिकता तो वो भी है ना। इलायची कितनी अच्छी चीज़ है, इलायची डालिए। इलायची सर्दी को, अगर जो शीत होती है ना, सर्दी मतलब जो शीत उसको कहते हैं, जो हमारी बॉडी में ठहर जाती है, जो नुकसान पहुंचाती है, उसको रोकती है इलायची। कभी भी आप फ्रूट्स खाएं और आपको लगता है जैसे आप ठंडी जगह पे रहते हैं, फ्रूट्स के बाद आप इलायची खा लीजिए, आपको सर्दी होगी ही नहीं। इतनी बढ़िया चीज़ है इलायची। लौंग डलती है पान के अंदर, मीठा वाला वो जो होता है ना, हम लोग तो उसको हेमा मालिनी बोलते हैं, पता नहीं आपके, वो छोटे छोटे कटे हुए दाने नहीं होते हैं, चेरी भी नहीं, एक और होता है ना ऐसे स्क्वायर पीसेस में कटा रहता है, लाल हरा, उसको कलर कर देते हैं एक्चुअली। लेकिन वो मालूम होता किसका है, वो पेठा का होता है, जो एशगार्ड अभी इन्होंने बताया था, वो उसका बना हुआ आता है। तो वो तो बहुत फ़ायदेमंद है, वो बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ मिलके पान के अंदर डालते हैं और उसको खाइए। गुलकंद डालिए, गुलकंद बहुत अच्छी चीज़ होती है, गुलाब का बना हो चाहे खजूर का बना हो, 2 चीज़ों का गुलकंद बनता है। तो दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ है, उनको पका के बनाया जाता है और इतना आपको एनर्जी मिलेगी, इतने आपको उसके अंदर डायरेक्ट आपको, मतलब रात को बढ़िया पान खा के सोइए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सारे आपको उसके अंदर विटामिन मिल रहे हैं, बहुत मिनरल मिल रहे हैं। तो हम तो क्या करते हैं, खूब सारा पान का सामान घर पे ला के रख लेते हैं, खुद बना के खा लेते हैं। हमारे जितने गेस्ट आते हैं सबको पान खिलाते हैं हम। पान का पत्ता कम से कम 20 से 25 दिन चलता है, अगर उसको कपड़े में लपेट के रख दिया जाए, गीले कपड़े में। सब चूना कत्ता सब मिलता है, एक अच्छा सा डिब्बा, हाँ आराम से। हमारे पान का डिब्बा, आप आ जाइए बस। ग्लूकंद का अच्छा पैकेट मिलता है। इसी बहाने डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे यार, है ना। तो सर वो तो आप कहीं से, आप जब भी कहीं शहर से आएँ तो लेके चलें। और उससे भी अच्छा, जैसे आपको पान का पत्ता बहुत देर तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो पान के पत्ते को पहले पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए पंखे की हवा में, बारीक उसको खूब सारा बारीक काट लीजिए। ये सारा मटेरियल अंदाज से सब, चूना थोड़ा सा कत्था, सौंफ, वो सब मिक्स कर लीजिए, एक ऐसा वो बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, गुटखा टाइप्स। उसमें तम्बाकू मत डालिए, बढ़िया उसको आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रखेंगे तो वो महीनों चलता है। अब महीनों क्यों चलता है, क्योंकि उसमें चूना कत्था डाला है ना, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो प्रिजर्व करके रखता है उसको। मुखवास करके एक चीज़ होती है जो महाराष्ट्र में बहुत खाई जाती है, वो यही होता है। तो अपन यहाँ पर बना सकते हैं उसको, है ना।
तो ये तो अपन एक प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। हम लोग नेचुरोपैथी के बहुत सारे प्रोडक्ट अभी चल रहा है हमारा काम, क्योंकि हमारा बेटा बहुत इंटरेस्ट लेता है। हम दोनों तो इस काम में बहुत बिजी रहते हैं, पर अभी हमारा बेटा MBA कर रहा है और उसको कितना ही कह लो बेटा तू कहाँ जॉब करेगा, बोलना नहीं कहता, जॉब नहीं करूँगा मैं, ये करूँगा। उसको नेचुरोपैथी के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं और वो मेरे साथ खूब, हम दोनों के साथ खूब मेहनत करता है। और तो उसके लिए हम लोग अभी प्रोडक्ट नए नए रिसर्च कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोटीन पाउडर पे काम चल रहा है, जो उसी ने बोला कि मम्मी सबसे ज़्यादा लड़के प्रोटीन पाउडर खा के परेशान हो रहे हैं, तो आप नेचुरल प्रोटीन पाउडर बना दो तो जानूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 6 डिब्बे अलग अलग तरीके से प्रोटीन पाउडर बनाया है, जो मेरा करीब 8 महीने से रखा हुआ है। मैं अलग अलग तरीके से उसको प्रिजर्व करके देख रही हूँ कि विदाउट प्रिजर्वेटिव कौन सा चलेगा, कौन सा फार्मूला चलेगा। तो ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पान ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा लो बीपी को भी ठीक कर, लो बीपी को, लो एनर्जी को। और ऐसा नहीं कि हाई हो जाएगा बीपी, नेचुरल चीज़ों से ऐसा नहीं होता है। नेचुरल चीज़ों से ऐसा नहीं होता है कि हाई से लो हो जाएगा, लो से, वो कंट्रोल करता है इसको। सर ये टॉपिक हम जब बढ़ेंगे उससे पहले कुछ क्वेरीज होंगी। बिल्कुल। जी जी दिमाग में जी जी एक सर, जब आपने बताया जूसेस जब निकाल रहे हैं, जी जूसेस के जो रेजिड्यूज बच जाते हैं, जी क्या वो किसी काम है या गाय को देने हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यदि गाजर का जूस हम लोग जो लेते हैं, हम लोग 4 किलो 2 किलो नहीं लेते हैं, हम कट्टी से लेते हैं। एक कट्टी में 50 किलो 52 किलो गाजर आती है और हम 4 कट्टी खरीदते हैं। 200 किलो गाजर खरीदते हैं हम। 200 किलो गाजर का जब जूस निकलेगा, लाइन से मिक्सर ग्राइंडर चल रहे हैं और वो जूस निकाल रहे हैं, बहुत सारा पल्प हमारा बच जाता है। उस पल्प को हमको फेंकने के पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसको उस गाजर को गाय और भैंस नहीं खाती। वो जो पल्प निकला होता है ना, उसको गाजर वो नहीं खाती। नहीं खाती गाय। हम लोगों ने कई बार हाँ, वो खाएगी कैसे? गाजर को जैसे अपन ऊपर की टोपी काट देते हैं और नीचे की पूंछ काट देते हैं, उसको खा लेगी। हाँ, मतलब जानवर कितना समझदार है सोचो, उसको खा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है, लेकिन पल्प में कुछ नहीं है, सब हम निकाल चुके, तो वो नहीं खाती। हमने कई बार भैंस के तबेले वालों को दिया, उनने भी ले लिया, अरे लाओ लाओ हमें दे दिया करो, आप तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा अरे मत देना, हम तो दे देंगे। लेकिन जब उनने 3 दिन बाद गया तो वो गाय खा ही नहीं रही। गाय कौन सा खा रही थी? जैसे हम पालक लाए, पालक की डंडी हमने पत्ती काटी, डंडियाँ बच गई पालक की ढेर सारी, वो डंडी खा लेगी। लेकिन जो उसका वो पल्प, हाँ, धनिया लाए, धनिया की जड़ें खा लेगी, धनिए से जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो वो चीज़ें ऐसी करती। फिर बिल्कुल पिसा हुआ जो बारीक पल्प है वो हमें फेंकना ही पड़ता है, वो यूज़ नहीं। लेकिन खाद बहुत अच्छी बनती है। हाँ, कंपोजिट बस उसका, उसके लिए इन्होंने बना रखा, घड़े रखे हैं, घड़ों में कंपोजिट। और कोई क्वेश्चन पूछना? सर ये एक और चीज़ है सर, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फर्मेंटेड फूड एनिमल फूड से नहीं बने। यहाँ ये दिक्कत है। हम लोग जो दही खाते हैं, दही फर्मेंटेड है। दही का प्रचलन ही इसलिए चला क्योंकि दही फर्मेंटेड है। मैं अब उस पर आने ही वाला था। हम अब फर्मेंटेड फूड क्यों? हाँ, नहीं, पहली बात तो क्वेश्चन ही उठता है कि फर्मेंटेड फूड क्यों खाएं हम, और फर्मेंटेड फूड क्यों फ़ायदा करता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो आज तक आपको शायद किसी ने नहीं समझाया। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा कोरोना के टाइम पे, इम्यूनिटी सुना? शायद कोरोना के पहले ये वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था जितना ये कोरोना के बाद होने लगा, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ लोगों को तो कोरोना हुआ और 2-3 दिन में वो अपने आप ठीक हो गए। कुछ लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं, मतलब हुआ होगा लेकिन बॉडी से पता ही नहीं चला, निकल गया। और कुछ लोगों को तो कोरोना इतना सीरियस हुआ कि उनको हॉस्पिटल में चले गए, घर बेच दिया, बंगला बेच दिया, गाड़ी बेच दी, लाखों रुपए लग गए, लेकिन फिर लेके भी नहीं आए, बॉडी भी वहीं छोड़ा है, मतलब वो निकल ही गए। क्या अंतर क्या रहा? तो बेसिकली अंतर जो निकल के आया वो आया इम्यूनिटी। तो अब इम्यूनिटी पे चर्चा हुई। अब लाइफ बॉय साबुन वाले ऐड करने लगे कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। अरे लाइफ बॉय साबुन या डिटॉल साबुन कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? लेकिन बॉर्नविटा वाले कूद पड़े, दूध वाले टूट पड़े। वो एक आता ना दूध, कौन सा, अमूल दूध पीता है इंडिया, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को दिखाने लगे ऐसे करके। ये गलत प्रचार शुरू हो गया। इम्यूनिटी मालूम ही नहीं किसी को है क्या। मैं आज आपको समझाता हूँ इम्यूनिटी है क्या। हमारी आंतों में 1.5 किलो माइक्रोबायोम्स होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोम्स। कितने होते हैं? 1.5 किलो। नंबर ऑफ क्वांटिटी हम जान नहीं सकते क्योंकि आज तक हम तारों को नहीं गिन पाए।
जैसे हम तारों को नहीं गिन सकते, वैसे ही हम अपने माइक्रोबायोम्स को गिन नहीं सकते। इवन अभी कुछ साल पहले तो खोज हो पाई कि माइक्रोबायोम है क्या। तो बेसिकली जब आपको शुगर की बीमारी हुई तो उसका ब्लेम काहे पे डाल दिया? पैनक्रियास पे। और पैनक्रियास बीटा सेल नहीं बना रहा, तो बीटा सेल आपका नहीं बन रहा तो मतलब आपका पैनक्रियास कमज़ोर हो गया, इंसुलिन नहीं बना पा रहे तो इंसुलिन अलग से इंजेक्ट करने लगे, है ना, यही हो गया। तो अभी तक हम कहाँ तक आ पाए? खोज हमारी पहले ये होती थी कि तुम ज़्यादा शक्कर खाओगे तो शक्कर का रोग हो जाएगा। फिर धीरे धीरे डिस्कवर हुआ कि हमारी बॉडी के ऑर्गन खराब